Good evening. Hopefully you're doing good. Okay, whatever it may be, it doesn't matter also right now with the content and the time you have. Okay, दो चीज़ें before starting the concept. Okay, सबसे पहला एक माइंडसेट क्लियर कर लो अगर मतलब जो आए हो वो कंटेंट वाइज ओके कि भाई यार नेक्स्ट 3.5 4 घंटे में अपना पूरा रट्टा हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 घंटे में कोई चीज़ रट्टा नहीं होती है। मेरे को अगर रट्टा करवाना है तो आप मेरे को 15-20 घंटे दो। तो ये पहला पॉइंट दिमाग में रख लेना, क्योंकि यूजुअली अगर आपका माइंडसेट है माँ कसम इसका हुआ रट्टा हुआ, ये हुआ वो रट्टा हुआ, ऐसा कुछ क्यों 4 घंटे भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है। तो पहला पॉइंट वो है सिनेरियो। मेजर ऑब्जेक्टिव एक ही रीजन था जिसकी वजह से मैंने बैच अनाउंस किया कि बॉस मेजर कंटेंट रिवाइज हुआ और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में अपडेट था, तो बहुत सारे कॉल आ रहे थे एंड इवन बहुत सारी चीजें मैंने रेस्ट्रिक्टेड रखी है, मतलब मैंने अपना स्कोप अभी बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा है ताकि लोड ना आए। तो इसके लिए मैंने ये बैच का मतलब लॉजिक रखा, जिसमें शायद आपको बहुत जन को मालूम होगा बहुत सारा हीटेड टॉपिक चल रहा है। एक है एलओडीआर, जिसकी वजह से आधे जन को मतलब ये पॉइंट है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट। स्टैंडर्ड के अमेंडमेंट है, स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट के पॉइंट है। बहुत सारी जगह छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, एक सीएफएस है जहां पर अमेंडमेंट हुआ है, एक कॉस्ट ऑडिट है जहां पर अमेंडमेंट हुआ है, ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट है जो ध्यान रखने लायक है। और दूसरा सिनेरियो, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस पॉइंट व्हेन आई प्लान्ड आउट दिस, मतलब ये मैं वैसे भी प्लान आउट नहीं था, रेगुलर बैच चलती थी उसमें प्लान आउट का यही था कि कॉल आ रहा था। मेनली रीजन इज बिकॉज ऑफ ओनली आरटीपी। अगर आरटीपी वो इतना बड़ा नहीं होता और खाली क्वेश्चन आंसर का होता तो शायद ही कोई किसी के लिए पॉइंट मैटर रहता। तो अभी लॉजिकली जो अपन कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट मेक इट क्लियर, यहाँ पर मेन पॉइंट अपना क्या टारगेट है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप समझिए। ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कट है कि भाई जो जो अमेंडमेंट है और जो जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट अगर आपको नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट मेरे को करवाना है। सबसे पहला सिनेरियो एकदम क्लियर है, सारे स्टैंडर्ड का वो जो भी कंटेंट है उसका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट का सिनेरियो फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मतलब 101% कैटेगरी क्लियर है कि नेक्स्ट 4 घंटे में जो आप कंटेंट पढ़ने वाले हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं अदर देन आरटीपी भी है जो लिंक के साथ में वो अपडेट करने वाला हूं। ओके, यहां पर कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा भी होगा जो पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, लेकिन ये पॉइंट है कि जितने देर में अपन ये पॉइंट कर रहे हैं ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के लिए 25 से 30 मार्क का रोल प्ले कर लेगी। क्योंकि नाउ व्हेन यू डिस्कस अबाउट आरटीपी, आरटीपी इज नॉट कवरिंग ओनली विद अमेंडमेंट ओनली, इट इज कवरिंग विद मैक्सिमम कंटेंट। तो मैक्सिमम कंटेंट में रिलेवेंट कंटेंट जो इधर उधर भी घुस रहे हैं ना वो भी आएगा, तो पॉइंट पे कंटेंट वाइज ये रहेगा। तो सबसे पहला सिनेरियो ये रहेगा। सेकंड, आई विल नॉट बी गोइंग एनी राइटिंग प्रोसीजर एज सच। आपको अगर लिखना है, अगर राइटिंग प्रोसीजर, क्योंकि मैं कंटेंट फटाफट ही जाने वाला, कंटेंट फटाफट मतलब कैसा है, आई विल बी गोइंग विद समरी पॉइंट, ये हेड पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे आंसर आपका सेटअप हो जाएगा। ओके, वो सेटअप पॉइंट है। अगर आपको वो सेटअप पॉइंट्स लिखना है आप अपने हिसाब से अपडेट करिए। अपडेट करिए मतलब कैसा, मिरर बैकअप। ओके, मिरर बैकअप का सिंपल है, इधर अपडेट हुआ उधर अपडेट कर ले, बिकॉज आई विल नॉट, मतलब ये एक कॉपी करो उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ऐसा सिनेरियो हो नहीं सकता। अगर वैसा रहा तो वापस मेरे लिए टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा। तो कंटेंट वाइज अगर आपको कोई नोट्स अपडेट करना है ये एक सिनेरियो हो सकता है। सर दूसरा तरीका, आई एम गिविंग एग्जैक्ट पेज एंड एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द रेफरेंस, तो यू कम ऑन दैट आंसर एंड अकॉर्डिंगली यू हाईलाइट द कीवर्ड, दिस कैन बी अ सेकंड ऑप्शन। ओके, जो जो आपको एग्जांपल समझना होगा वो उसके बाजू में लिखिए, व्हाटएवर इट मे बी, व्हिचएवर ऑप्शन एट योर एंड सुटेबल है वो आप कहिए। बस आपके हिसाब से अभी कंटेंट ये है कि नेक्स्ट 4 घंटे में सबसे पहला पॉइंट सारे आरटीपी के क्वेश्चन और सारे अमेंडमेंट्स ये एक साथ में कवर हो जाए। ओके, दीज ऑल आर द अपडेट्स विच आर अवेलेबल फॉर May 17। ओके, और मैं डिस्कशन कर रहा हूं नवंबर 16 के ऑनवर्ड्स वाले। देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशन विच हैज बीन डन इन November 16 ऑल्सो। एग्जाम्पल, कारो मॉडिफिकेशन, कारो वॉज मॉडिफाइड इन November 16। ओके, May 17 के लिए देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन कारो, देयर इज द सेम कंटेंट विच इज गोइंग ऑन, तो देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन कारो। तो कारो अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन आरटीपी में क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जो रिलेवेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अमेंडमेंट है नहीं लेकिन क्वेश्चन है, इसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड, ओके, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड विच हैज बीन मॉडिफाइड which are discussed in RTP के questions, that is what I am discussing। One standard which is not modified, RTP ने कुछ भी नहीं लिखा है, खाली RTP ने लिखा है कि स्टैंडर्ड को रेफर करना है तो लिंक फॉलो कीजिए। ओके, उसका कई बार क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो अपन डिस्कशन यहां पर कर लेंगे। तो यानी 2-3 चीजें हैं, जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्टली रेफरेंस दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन करते हैं अपन, और मैं सीक्वेंशियली जा रहा हूं, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आई एम गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, व्हाट इज राइट नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 20, फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट 2-2 घंटे का टारगेट ये है, एंड वंस दैट इज डन उसके बाद पहला वाला पेज जो आपका ये पॉइंट है, क्या सीन होगा, जो पहले वाले पेज में से ना सारे क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर हो गए तो आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगे, एंड उसके बाद जो कवर नहीं हुए विल कवर इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन। एंड मेजर पॉइंट एक ही है, एलओडीआर, जो आपके सारे क्वेश्चन कवर नहीं करेगा, क्योंकि एलओडीआर अगर देखा जाए तो 16-17 पेज का पॉइंट है और हार्डली अपने पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, अगर आरटीपी के रहे तो राइट नाउ इफ यू फोकस ऑन, तो आई एम स्टार्टिंग विद पेज नंबर 225। ओके, स्टार्टिंग विद पेज नंबर 225 ऑफ आरटीपी। ओके, जहां से क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास रहेगी और क्वेश्चन की लिस्ट के साथ में आई एम गोइंग विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन का पार्ट। ओके,
सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दैट 225 का पेज, ओके, जस्ट एक स्टैंडर्ड के मॉडिफिकेशन जो अपडेट है वो समझ लीजिए. मैं आई एम जस्ट गोइंग विद द स्टैंडर्ड्स राइट नाउ बिकॉज तेरा पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दिस इज ओनली विद स्टैंडर्ड्स. तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड का सिनेरियो. ओके, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड का पार्ट निकल जाता. जो क्वेश्चन 1 2 3 जो तीनों क्वेश्चन है उसके लिए स्टैंडर्ड के मॉडिफिकेशन और अपडेट्स. सबसे पहला जो मेजर मॉडिफिकेशन है वो SA 610. ओके, ये एक अमेंडमेंट है. ओके, दूसरा अमेंडमेंट आपको मिलेगा SAE 3420. ये पूरा न्यूली इंसर्टेड स्टैंडर्ड है. ये स्टैंडर्ड पहले था नहीं, ये अभी पूरा नया है. 6110 पहले था, अभी वाले में अमेंडमेंट है. ओके, उसके बाद SRS 4410 और एक SRE 2400. इन दोनों में अमेंडमेंट है एंड दिस बोथ अमेंडमेंट आर ऑलमोस्ट सेम. And I can bet on this. Okay, any of the sitting any point. Okay, they are मतलब अगर तुमने कंपेयर भी किया बेयर एक्ट, तुमको ही नहीं समझेगा अमेंडमेंट है क्या साला. वो आधे टाइम तक समझ में नहीं आएगा अमेंडमेंट क्या है. तो बस वो कंटेंट वाइज आप समझ लीजिए और कंटेंट को अपडेट रख लीजिए. ये टोटल 4 अमेंडेड है. खाली ये 4 ही इधर क्वेश्चन में डिस्कस है ऐसा नहीं है. इसके अलावा जो अमेंडेड नहीं है वो भी डिस्कस है. ओके, तो सारे सीक्वेंशियली बन जा रहे हैं. सबसे पहले मैं अपडेट करता हूं 3420 जो आपका पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन को अपन बाद में पढ़ते हैं. मैं आपको 3420 का क्रक्स आप समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को अपडेट कीजिए. 3420 when we are discussing about 3420 is discussing about pro forma financial statements. It is an assurance engagement for pro forma financial statement. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है सर प्रो फॉर्मा होता क्या है. ओके, प्रो फॉर्मा मींस व्हाट. जो ट्रांजैक्शन या जो इवेंट्स हुए हैं, ओके, अगर ये पहले वाले डेट पे होते, जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स को ये बात कर रहे हैं, ये अगर ट्रांजैक्शन इवेंट्स अगर ये पहले वाले डेट पे होते, उस टाइम पे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते, ये है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यानी राइट नाउ अगर इसको एग्जांपल वाइज बात करें, सपोज माय कंपनी हैज डन मर्जर एंड एक्विजिशन ऑन 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ मेरा. ओके, और मर्जर एंड एक्विजिशन को 1 अक्टूबर को हुआ. ओके, अगर ये 31 मार्च को होता तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते. दिस इज कॉल्ड प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स की अपन बात कर रहे हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स पहले वाले डेट पे होते तो आपका ट्रांजैक्शन इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखते. दैट इज कॉल्ड प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तू नवंबर 16 दिया, मई 17 दे रहा है, मई 17 में तू पास होएगा. लेकिन अगर तू नवंबर 16 में पास होता तो कैसा होता. दैट इज प्रो फॉर्मा. बस ये कंडीशन, एक सिंपल सा एग्जांपल में अपन डिस्कस करें. तो भाई इसके अंदर तेरे को 3 चीजें रहेगी. एक रहेगा 31 मार्च का अनएडजस्टेड P&L, अनएडजस्टेड FS. ओके, एक रहेगा ट्रांजैक्शन इवेंट्स विच हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और ये दोनों ऐड करेगा, ऐड या माइनस वट एवर इट में भी, ये तू करेगा तो ये क्या तरह बन जाएगा प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तेरे बन जाएंगे. ओके, ये सिनारियो पहले तू समझ ले. ओके, इसके भाई प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट. ओके, जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो पहले होते तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखता. ये सबसे पहला सेट तेरे दिमाग में क्लियर हो. ओके, नाउ हियर एज एन ऑडिटर 3420 व्हाट इट सेज. एंड एनीवे 3420 यानी उसके अलावा जो जो स्टैंडर्ड्स, अदर स्टैंडर्ड्स अगर आपने किसी ने पढ़े भी होंगे, अदर स्टैंडर्ड्स के अगर आपने पढ़े होंगे गुड इनफ, नहीं पढ़े होंगे तो अदर स्टैंडर्ड्स में अपने पास SAE आता है, SRS आता है और SRE आता है. स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट. ये तीनों इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स है, टोटल ये सब मिलकर अभी 7 स्टैंडर्ड हो जाएंगे आपको. तीनों इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स है सारे के सारे इसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको कवर है. एक्सेप्टेंस करोगे तो आपका क्या क्राइटेरिया होगा. Why when you should accept the engagement, यानी अगर मैं engagement ये accept कर रहा हूं प्रोफॉर्मा का, what is the criteria I need to set it out. Okay, ऐसा तो नहीं होगा कोई क्लाइंट आया और कुछ भी बोला मैं accept कर लूंगा. दूसरा, while performing the audit or while performing the assurance, while performing the review, what are the things which I'll do. And third is while reporting, what is the structure. Reporting will not be a very critical area for you. The only critical area will be first two, while acceptance the engagement and while acceptance while doing the audit. Now you are not in audit, right now you are in assurance. तो while assurance तुम्हारा प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस कैसा होगा. तो यहां पर तेरे 2 क्वेश्चन है. आरटीबी में एक ही क्वेश्चन कवर है, मैं दोनों क्वेश्चन इधर सामने सामने समझा दे रहा हूं. ओके, सबसे पहला जब मैं बात कर रहा हूं व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग ए एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के लिए तेरे क्राइटेरिया क्या है. आराम से क्राइटेरिया समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है. ओके, ये वाला स्ट्रक्चर सबको समझा मालिक.
ये समझा क्या? ओके, अनएडजस्टेड पीएनएल, अनएडजस्टेड बैलेंस शीट, अनएडजस्टेड डिस्क्लोजर, प्लस माइनस transaction events occurred during that period, and last that pro forma financial information or financial statement. Okay, ये जो अनएडजस्टेड है या ट्रांजैक्शन इवेंट्स है, कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट्स इंक्लूड करने हैं, कौन से एक्सक्लूड करने हैं, ये आप या मैं डिसाइड नहीं करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? जिसने ये बनाया होगा। तो आपके लिए वर्ड याद रखना, मैनेजमेंट अपन नाम नहीं दे सकते, इट इज डिपेंडिंग ऑन एनी पार्टी। इट कैन बी द पार्टी ऑफ द मैनेजमेंट, इट कैन बी द पार्टी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मर्जिंग हो रहा है। तो वॉट एवर इट में भी, यानी एग्जांपल, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ मर्ज हो रही है, तो मैंने बनाने वाला मैं बंदा हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन मेरे को एक्वायर कर रहा है, वो बना रहा होगा, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई। रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेबल क्राइटेरिया सेट किया होगा। ये चीज मुझे एप्लीकेबल है या नहीं है, तो एप्लीकेबल क्राइटेरिया चेक करना इज योर सबसे पहला क्राइटेरिया, कि भाई एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो मैनेजमेंट ने सेट किया वो सुटेबल है कि नहीं है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द कंटेंट विद एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। सबसे पहले यू शुड चेक अबाउट सीसी। सर व्हाट इज सीसी? कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी। व्हाट इज सीसी? कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी। आर यू कंपिटेंट इनफ टू परफॉर्म दिस एश्योरेंस एंगेजमेंट? आर यू कैपेबल टू परफॉर्म दिस एश्योरेंस एंगेजमेंट? दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, चेक फॉर दिस। Second point, okay, is you should have the preliminary knowledge. You should have the preliminary knowledge of applicable criteria. You should have the preliminary knowledge of applicable criteria which is applicable in this engagement. Okay, जो responsible party ने applicable criteria किया होगा, क्या applicable criteria है, कौन से transaction include करने हैं, कौन से transaction exclude करने हैं, इसका तेरे को preliminary knowledge होना चाहिए, क्योंकि transaction and events को तो add करना minus करना है ना तेरे को। तो ये तेरा दूसरा क्राइटेरिया। तो दूसरा एक्सेप्टेंस करने के लिए तेरे को ये है कि तेरे को नॉलेज होना जरूरी है। पहला पॉइंट, तू कैपेबल है क्या, तू कंपिटेंट है क्या। दूसरा पॉइंट, तेरे को नॉलेज है क्या। तीसरा सिनेरियो, क्योंकि देखो अगर एप्लीकेबल क्राइटेरिया अगर गलत रहा तो इट कैन बिकम मिसलीडिंग, तो इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तो ये तेरे लिए क्राइटेरिया रहेगा, तो इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए तुझे एप्लीकेबल क्राइटेरिया चेक करना है। तीसरा सिनेरियो, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उसके वर्डिंग क्या होंगे, ये लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से चेक कर लो। ओके, व्हाट आर द वर्डिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, जिन्होंने पूरा ऑडिट एक बार पढ़ा होगा या कंटेंट देखा होगा, 210 पढ़ा होगा। 210 इज अबाउट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 210 अबाउट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपने देखा होगा, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट यानी ऑडिट एक्सेप्टेंस करने के पहले आपने देखना चाहिए कि मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा। तो एंगेजमेंट लेटर वो है, अंडर एंगेजमेंट लेटर देयर इज अ प्रिंसिपल कंटेंट, एंड प्रिंसिपल कंटेंट में वी कम्युनिकेट विद द क्लाइंट दैट दिस विल बी माय फॉर्म एंड कम्युनिकेशन रिपोर्ट, ओके, ऑन विच आई विल बी रिपोर्टिंग टू यू। तो मैं इसके लिए ओपिनियन मैं कैसे देने वाला हूं, मेरा ओपिनियन का वर्डिंग क्या होगा, ट्रू एंड फेयर थोड़ा ना लिखना इधर। तो इसका ओपिनियन कैसा होगा, क्या होगा, ये लॉ एंड रेगुलेशन से डिसाइड करना होगा। तो आपको यहाँ पर ट्रू एंड फेयर थोड़ा ना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अनएडजस्टेड वाले सिनेरियो में एडजस्टमेंट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्डिंग्स यू शुड चेक विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो पहले 3 क्राइटेरिया दिमाग में रख लो, चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 क्राइटेरिया बाद में डिस्कस करते हैं, पर पहले 3 क्राइटेरिया समझ में आ जाने चाहिए। पहले 3 क्राइटेरिया, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी। सेकंड क्राइटेरिया, एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ओके, जो आपने एप्लीकेबल क्राइटेरिया बनाया इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। एंड तीसरा पॉइंट, ओपिनियन या वर्डिंग है, इट इज एज पर लॉ एंड रेगुलेशन कैसा चाहिए। चौथा, पांचवा, छठा, अनएडजस्टेड एफएस। अनएडजस्टेड एफएस, अनएडजस्टेड एफएस, आर दे ऑडिटेड और रिव्यूड? अगर ऑडिटेड है, रिव्यूड है, तो काम खत्म है आपका। ओके, ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, रिव्यू हो चुका है। अनएडजस्टेड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑडिटेड और रिव्यूड है, ओके, तो वेदर यू हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस सो दैट द अनएडजस्टेड एफएस, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। अगर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पहला वाला क्राइटेरिया, अगर आपके अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड है तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो तू ऑब्टेन कर ले सफिशिएंट एविडेंस दैट द क्राइटेरिया व्हिच दे आर सेटिंग और द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच दे आर सीइंग, ओके, दे आर नॉट मिसलीडिंग। मिसलीडिंग नहीं है। छठा पॉइंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो ऐड करने वाला है। ओके, डोंट टेल मी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑडिटेड रहेंगे। ट्रांजैक्शन इवेंट्स विल नेवर बी ऑडिटेड। तो ट्रांजैक्शन इवेंट्स ये नॉट ऑडिटेड है। ओके, तो ट्रांजैक्शन हैज एंड इवेंट्स हैव नेवर बीन ऑडिटेड, नेवर बीन ऑडिटेड। ओके, तो ये नेवर बीन ऑडिटेड है, तो अल्टीमेटली इसके लिए यू शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस वेदर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैव एक्चुअली ऑकर और नॉट। यानी ट्रांजैक्शन इवेंट्स खाली बताने के लिए बताया है या एक्चुअली ऑकर हुआ है, ये तेरे को चेक करना होगा। ये तेरे 6 क्राइटेरिया हुए।
सातवां आठवां तेरे लिए आराम से क्राइटेरिया है, जो तेरा 210 का जाता है, कॉपी पेस्ट आंसर रहेगा। लेकिन तेरे लिए ये 6 क्राइटेरिया याद रखने रहेंगे। ओके, जिसमें से नेक्स्ट 3 क्राइटेरिया, जो लास्ट 3 क्राइटेरिया है, जो चौथा पांचवा छठा, मैं वापस समझा देता हूं। चौथा पॉइंट, अनएडजस्टेड, अगर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या उसका ऑडिट और रिव्यू हुआ है क्या? अगर रिव्यू हो गया, काम खत्म, तुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसका ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ, तो यू शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट दे आर नॉट मिसलीडिंग। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन इवेंट्स है जो अनऑडिटेड है। ओके, यू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैव टुक प्लेस। आफ्टर दैट, ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी या रिस्पॉन्सिबल पार्टी की? डोंट टेल मी मैनेजमेंट, तो इधर गलती से भी मत लिखना मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर क्या लिखोगे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट, यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, ओके, हु इज अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड हैव टोटल 3 पॉइंट्स विथ मी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बात खत्म। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। मुझे एक्सेस टू सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी सारी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोफॉर्मा। एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोफॉर्मा, अगर मुझे और एडजस्टमेंट करने के लिए, एंट्री के लिए चेक करना है, तो मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। और भाई अगर मेरे को इंक्वायरी करनी है, ओके, मुझे अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए। दैट्स इट। ये तेरे हो गए प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। याद रखना, प्री कंडीशन फॉर एन एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात खत्म। ये तेरे को क्राइटेरिया याद रखना है। ये तेरा है एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने वाला पहला वाला क्राइटेरिया। और दूसरा सिनारियो, अगर एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो चुका, अब तू प्लानिंग एंड परफॉर्म करेगा। बिफोर दैट, मेरे ख्याल से ये पहला क्राइटेरिया समझ में आया। दिस इज बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। ओके, तो तेरे क्राइटेरिया कितने रहेंगे? 8। और 8वें के अंदर तेरे को 3 क्राइटेरिया याद रखना है। एंड दिस इज योर सेम एज सच 210 का आंसर। ओके, पहला पॉइंट वापस मैं बता रहा हूं, कंपिटेंस कैपेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया विच शुड नॉट बी मिसलीडिंग। तीसरा, ओपिनियन वर्डिंग किसके हिसाब से होना चाहिए तेरा? लॉज एंड, इधर गलती से मत लिखना 700। यू आर नॉट इनटू ऑडिट, यू आर इनटू एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, तो इसीलिए याद रखना, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड और रिव्यू है तो कोई इशू नहीं है। अगर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो तू क्या परफॉर्म करना चाहिए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस दैट दे आर नॉट मिसलीडिंग। एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एक्चुअली ऑकर हुए कि नहीं, इसके लिए तू सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ले ले। एंड वंस दैट इज डन, यू जस्ट चेक इट आउट दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज प्रिपेयर्ड प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि तेरे को एक्सेस चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए। बात खत्म। दिस इज व्हाट योर फर्स्ट कंडीशन। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, एकदम तोड़ इजी आंसर है। सबसे पहला तो पॉइंट तेरे को याद रखना है। मेरे को बता, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे बनता है तेरा? वापस मेरे को आंसर बता। अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो समझ में आया तेरे को। प्लस माइनस क्या करेगा? ट्रांजैक्शन इवेंट्स ऑन दैट डेट। एंड लास्ट तेरा क्या बनेगा? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बनेंगे। अनएडजस्टेड पीएनएल, ये तेरे को चेक करना है इसका सोर्स क्या है। तू जब प्लान करेगा ना, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, प्लान वेदर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां से आया, ये सोर्स सही है या नहीं है। लॉजिक थोड़ी देर पहले पढ़ने पड़ा है, इसका ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है। ऑडिट हुआ नहीं रहेगा तो तेरे को सोर्स देखना पड़ेगा। ऑडिट हो गया तो तेरे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ओके, ये चेक करना है तेरा सबसे पहला क्राइटेरिया। ये पहला पॉइंट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में। सेकंड पॉइंट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में। अब ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बारे में पता कर। सर ट्रांजैक्शन इवेंट्स में क्या बात करें? 3 बात करनी है। ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ट्रांजैक्शन इवेंट्स उसी के रिलेटेड है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर वो पर्टिकुलर पर्पस है जिस पर्पस के लिए अपन बना रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, ट्रांजैक्शन इवेंट फैक्चुअली सपोर्टेबल है। फैक्चुअली सपोर्टेबल मतलब क्या? ये एक्चुअली हुए हैं। पहला पॉइंट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, दूसरा क्या है? फैक्चुअली सपोर्टेबल है। और तीसरा क्राइटेरिया तेरे लिए और एक क्या करना है, ये कंसिस्टेंट विथ एएफआरएफ है। कंसिस्टेंट विथ एएफआरएफ। व्हाट इज एएफआरएफ? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बात खत्म। ये 3 चीजें तेरे को देखनी जरूरी है। मैं बस बता रहा हूं, नहीं ये आंसर तेरे को आरटीपी में नहीं मिलेगा भाई। मैं बस बता रहा हूं, मैं दोनों आंसर, मैं आरटीपी का क्वेश्चन किया ही नहीं, मैं स्टैंडर्ड पूरा समझा रहा हूं। उसके बाद जो आरटीपी में क्वेश्चन जाएगा वो करूंगा। ये अमेंडमेंट है, दिस इज अमेंडमेंट विच नीड टू बी टेकन केयर। ये आरटीपी में तेरे को नहीं मिलेगा। पहला वाला मिल जाएगा क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी है, दूसरा वाला नहीं है भाई। ओके तो दूसरा वाला आपके लिए, अगर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगी उसके अंदर पढ़ सकते हो, मतलब जो भी पढ़ना है, लेकिन अभी समझ ले तू कैसे जा रहा है। तो तेरे को आंसर पड़ेगा तो तेरे को लाइन मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तू क्या चेक करेगा? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या चेक करेगा? सोर्स। दूसरा, ट्रांजैक्शन इवेंट्स के लिए क्या चेक करेगा? 3, वेदर दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। सेकंड पॉइंट, फैक्चुअल। एंड तीसरा पॉइंट,
परफेक्ट। ओके, यहां पर ये जो ट्रांजेक्शन इवेंट्स है, ओके, ये कंसिस्टेंट विथ एएफआरएफ है। और तीसरा पॉइंट जो तेरे लिए है, ये देख, ये स्क्रीन पे ध्यान दो एक बार। ओके, ये तूने चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, अब ये चेक कर ले, ये मिसलीडिंग नहीं है। तो लास्ट पॉइंट तेरे लिए क्या देख करना है, ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, दिस इज इन एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ये तेरे 3 पॉइंट हो गए। और लास्ट 2 पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उसके पहले 3 पॉइंट पक्का क्लियर है? तो तीनों पॉइंट जो तेरे आंसर है उसी से जाते हैं। चौथा और पांचवा एडिशनल पॉइंट याद रखना। चौथा, ओके, दिस प्रोफॉर्मा प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज कंसिस्टेंट विथ एएफआरएफ, पूरा का पूरा। ओके, एंड डू नॉट कंसिस्टेंट विथ एएफआरएफ, ओके, विच इज नॉट मिसलीडिंग, विच इज नॉट मिसलीडिंग। ये पूरा प्रोफॉर्मा की बात कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट यहां पर, इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी लॉ और रेगुलेशन। बात खत्म, दिस इज योर प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है, ये एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है। तो अभी जो भी बुक पढ़ेगा उसके अंदर सीक्वेंस ये मिल जाएगा। सीक्वेंस तेरा यही रहना है, क्योंकि सेम कंटेंट है। दैट्स योर अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड दिस फर्स्ट अमेंडमेंट का फर्स्ट आंसर क्लियर है। ओके, ये तेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तेरा आरटीपी का। मैं बस बता देता हूं एक बार, प्लानिंग एंड प्रोसीजर के अंदर क्या सीन है। प्लानिंग एंड प्रोसीजर के अंदर तूने स्ट्रक्चर वाइज क्या किया? सबसे पहला तूने क्या चेक किया? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोर्स। दूसरा तूने क्या किया? ट्रांजैक्शन इवेंट्स। उसके अंदर 3 आइटम चेक किए, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। तीसरा पॉइंट, प्रोफॉर्मा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो क्या है? एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेड है। चौथा पॉइंट, यहां पर जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना हुआ है वो कंसिस्टेंट विथ एएफआरएफ है, एंड विच शुड नॉट बी मिसलीडिंग। एंड लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। बात खत्म। सर ये काय के लिए बनाते हैं? सर इज दिस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट? नो, दिस ओनली फॉर द क्राइटेरिया फॉर सर्टेन, मतलब ये जो प्रोफॉर्मा बनाया जाएगा ना, इट इज विद स्पेसिफिक वर्क विच इज रिक्वायर्ड। सर्टेन अरेंजमेंट होंगे, मर्जर एंड एक्विजिशंस होने के बाद। अपना अगर पहले हो जाता, पहले पोजीशन लेते तो साला कैसा होता, और आज पोजीशन ले रहे तो कैसा हो गया। तो दोनों में डिफरेंस मेरे को देखने का है। आज की मेरी पीएनएल बैलेंस शीट मेरे को ये मालूम पड़ रही है, ये आज के बैलेंस शीट का ये सिनारियो है। अगर ये 31 मार्च के दिन होता तो मेरा क्या सीन होता? तो दोनों में डिफरेंस में मुझे समझ में आता कि द ट्रांजैक्शन व्हिच आई मेड, ओके, इफ आई वुड हैव मेड ऑन अर्लियर डे, ओके, हाउ वुड माय डिसीजन वुड गो ऑन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चीज के लिए अपन प्रोफॉर्मा बनाता है। बस ये प्रोफॉर्मा का है। ओके, ऑन थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल टर्म नहीं है, प्रैक्टिकल टर्म है। रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बस आप ये ध्यान रखिए। दिस इज व्हाट योर कंटेंट एंड दिस इज व्हाट योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऑफ आरटीपी, पेज नंबर, मेरे ख्याल से ये आंसर समझा मालिक सबको? ओके, तो पहला पेज आपका, पहला पेज नंबर 225, क्वेश्चन 1A, द मैनेजमेंट ऑफ एस लिमिटेड। सब लोग वही पेज पे? द मैनेजमेंट ऑफ एस लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। ओके, इन द लाइट ऑफ SAE 3420, what are the factors to be considered by you as a practitioner before agreeing to accept such engagement to report on pro forma financial information? मेरे ख्याल से आंसर पक्का क्लियर है। तो इसमें आंसर कौन सा लिखोगे आप? फर्स्ट वाला। ओके, क्राइटेरिया क्या है? अगर ये लोग बोले व्हाट है क्राइटेरिया, नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं while performing an assurance engagement or pro forma engagement what are the factors you will consider, तो कौन सा आंसर आता? सेकंड। ओके, तो याद रखना, एक्सेप्ट करने के पहले, एक्सेप्ट करने के बाद तेरे दोनों पॉइंट ये रहेंगे। दैट्स इट। तो what are the preconditions for accepting this engagement? तेरा सबसे पहले क्या चेक करेगा? competence and capability। सेकंड पॉइंट, तेरे को नॉलेज है। कौन सा नॉलेज है तेरे को? ओके, किसका नॉलेज है? एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अब वर्ड मिस मत करो, क्योंकि ये वर्ड मिस हो गया ना काम खत्म है। एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तेरा जो ओपिनियन का वर्डिंग है वो किसके हिसाब से होना चाहिए? लॉज एंड रेगुलेशन। अनएडजस्टेड पीएनएल है उसका, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका क्या होना चाहिए? ऑडिट और रिव्यू। तेरे को कुछ नहीं करना है, लेकिन अनएडजस्टेड का ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ रहेगा तो तेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है। ओके, ट्रांजैक्शन इवेंट्स व्हिच आर नॉट ऑडिटेड रिव्यू शुड नॉट बी, मतलब दे शुड बी फैक्चुअली टेकन प्लेस, ये तेरे को पता करना है। एंड उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट है जिसमें यहां पर रिस्पांसिबल पार्टी विल बी रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर प्रो फॉर्मा, एंड लास्ट इज एक्सेस एडिशनल इंफॉर्मेशन अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। दैट्स इट। 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर विद फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट, यस बड़ी। ओके, जो बनाने वाला है अपना कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, नहीं, रिस्पांसिबल पार्टी नहीं, अपनी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। रिस्पांसिबल पार्टी की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रो फॉर्मा अपन ये कर सकते हैं क्या? एश्योरेंस एंगेजमेंट दोनों केस में भाई, इट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट, CCRT। अगर SQC1 पढ़ा होगा तो उसमें CCRT होता है ना, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी रिसोर्स टाइम। मेरे पास कॉम्पिटेंस है कि ये करने के लिए? यू शुड बी अवेयर अबाउट सच। अभी तेरे को मालूम ही नहीं था प्रोफॉर्मा क्या है, तेरे को मैंने बुलाया तो कर एंगेजमेंट, तो बोलेगा माँ कसम क्या है प्रोफॉर्मा?
तेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा, अभी भी इतने ब्रीफ टाइम में अपन ने इतना काम किया है, अभी तो उसमें भी तेरे को आधी चीजें समझ में आई, आधी चीजें मालूम पड़ रही है, हाँ ठीक है आंसर है, बस बात खत्म। लेकिन एक्चुअली अभी तेरे को बोलूंगा चल आ जा एंगेजमेंट का, तो बोलेगा माँ कसम क्या है ये। तो फर्स्ट तू डिटरमाइन करेगा तेरे पास कंपिटेंस है क्या, सामने वाला रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का तू चेक करेगा, वो सेकंड पॉइंट है, एप्लीकेबल क्राइटेरिया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का एप्लीकेबल क्राइटेरिया है। ओके अपना कंपिटेंस, अपनी कैपेबिलिटी, आर वी कंपिटेंट और आर वी कैपेबल, डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, क्योंकि अल्टीमेटली अपन एश्योरेंस एंगेजमेंट करने वाले हैं मेरे ख्याल से, एवरीबॉडी क्लियर? तो 2 अमेंडमेंट आपको नए वाले आए हुए हैं, जिसमें से एक आरटीपी में आपका ऑलरेडी कवर है। ओके दूसरा क्वेश्चन व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ओके, इज अबाउट SRS 41410। ओके बिफोर डिस्कसिंग दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया SRS 4410 और एक SRE OR में नहीं है ना, OR ऑडिट है, हाँ ठीक है, और एक है SRE 2400। अब ये समझ लीजिए ये स्टैंडर्ड एज इट इज है, खाली इसमें एक चीज का चेंज हुआ है। सर क्या चेंज हुआ है? ये स्टैंडर्ड में पहले क्या था? ओके व्हेनेवर यू डिस्कस आई डू, मतलब इसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट्स आपको समझना होगा। शायद आपने SQC 1 किया होगा, SQC 1 मालूम है क्या? कुछ है ऐसा, ऑडिट में है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। SQC 1 एंड SA 220, ये तो सबको मालूम ही होगा। SA 220, SA 220 इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट, सेम स्टैंडर्ड इज SQC 1, okay, which is a quality control for firm. What is the difference? SA 220 अगर मैं ऑडिट करता हूं तो क्वालिटी का ध्यान रखना है, ओके। SQC 1 फर्म जो भी कोई इंगेजमेंट लेवे, कुछ भी इंगेजमेंट, अगर वो ऑडिट इंगेजमेंट ले रही है, रिव्यू इंगेजमेंट ले रही है, या एनी इंगेजमेंट, वट एवर इंगेजमेंट दे आर टेकिंग ना, दे नीड टू कंप्लाई विद SQC 1। ओके सर SQC 1 कंप्लाई नहीं किया तो क्या उखाड़ेगा मेरा? कुछ नहीं, पीयर रिव्यू होगा तब मालूम पड़ेगा। पीयर रिव्यू भी फिल्टर का काम है, कहां से मालूम पड़ेगा? ओके पीयर रिव्यू में भी सिनेरियो क्या होगा? इसीलिए व्हाट इज हैपनिंग, जैसे SA 220 डाल दिया, इन लोगों ने क्या किया, ऑडिट करते वक्त SA 220 कंप्लाई करना ही है। ओके उसी तरह इन लोग ने इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, ओके रिव्यू इंगेजमेंट और दूसरे इंगेजमेंट के तहत डाल दिया। यानी व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इन SRS 4410 एंड SRE 2400? देयर इज ओनली वन मॉडिफिकेशन, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके SRE 2400 ये भी अमेंडमेंट है, इसका क्वेश्चन अपने पास नहीं है, ये भी अमेंडमेंट है, इसका क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट सेम अमेंडमेंट है। एक चीज नहीं है वो मैं बता देता हूं आपको, वो बाद में देखते हैं, पर आप दोनों पॉइंट समझ लीजिए। SRS 4410 इज अबाउट कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब कुछ करना, ये कंपाइलेशन करना, ये मेरा काम होगा। SRS 4410। SRE 2400 is review of financial statements. Review of financial statement. शायद आपको मालूम होगा 2410 भी है, शायद मालूम होगा 2410 भी है। 2410 में अमेंडमेंट नहीं है सर, क्योंकि 2410 में क्या सीन है मालूम है? 2410 एंड 2400 दोनों रिव्यू है, 2000 की सीरीज है तो दोनों रिव्यू है। दोनों रिव्यू में एक फर्क है, 2400 का रिव्यू मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं करता, दूसरा पर्सन करता है, दूसरा प्रैक्टिशनर करता है। और 2410 का रिव्यू जो करने वाला है वो मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही है। तो 2410 का मैं रिव्यू कर रहा हूं और मैं तुम्हारी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और मैं ही तुम्हारा रिव्यू कर रहा हूं, तो आई विल बी डूइंग रिव्यू अंडर 2410। But I am not your statutory auditor. I am some different practitioner. Okay, your auditor is somebody different. KPMG is your auditor, and this Amit Tated is some different practitioner. You call me and you say, Amit Tated, please do the review of my organization. Already audit is there. I am doing the review. Now here I need to take care. अब तू थोड़ा थॉट प्रोसेस लगा, ओके यानी 24100 में जो ऑडिटर है और प्रैक्टिशनर है दोनों सेम ही है ना, इसलिए वो क्वालिटी कंट्रोल तो वैसे ही ध्यान रखने वाला है क्योंकि 220 फॉलो करने वाला है। ओके 220 फॉलो करेगा तो क्वालिटी कंट्रोल का होएगा। लेकिन इस दोनों में यहां पर प्रैक्टिशनर जो दोनों क्राइटेरिया है, ओके पहली बात तो कंपाइलेशन करते वक्त कोई भी क्वालिटी कंट्रोल ध्यान नहीं रखता, अपना क्या काम है कंपाइल करना, बात खत्म, अपन निकल लो। अल्टीमेटली प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है, नहीं प्रैक्टिशनर तू चार्टेड अकाउंटेंट है, तू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, क्वालिटी का ध्यान रख, अमेंडमेंट ही है। 2400 अरे रिव्यू पहले क्या था, तू ऐसे ही करके निकल जाता था, तेरा क्वालिटी का पॉइंट नहीं था। अभी अमेंडमेंट में ये है कि तू क्वालिटी कंट्रोल ध्यान रखेगा। खाली दोनों में एक आइटम डिफरेंट रखा है उन्होंने, वो आइटम क्या डिफरेंस है बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो दोनों में एक ही अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट आपको क्वेश्चन से बाद में समझ में आ जाएगा। मैं पहले बता दूं, इंगेजमेंट अगर आप ले रहे हो तो व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल्स यू नीड टू पुट आउट, दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग राइट नाउ।
First of all, you should have overall quality control. Overall quality control. Okay, when your partner is taking care of engagement, he should have overall quality control. बात खत्म. पहला पॉइंट याद रख ले, overall quality control. Okay, by engagement partner. दूसरा सिनारियो, okay, here whenever you do acceptance and continuance of engagement. Okay, acceptance and continuance. अब ये चीज है ना थोड़ी सी लिंक रहेगी, लेकिन आपको ये चीज SQC1 में मिल जाएगी. आप कभी इंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे और कभी इंगेजमेंट कंटिन्यू करोगे, यू शुड ऑलवेज चेक मैनेजमेंट कैसा है. मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करनी चाहिए. तुम्हारे पास कंपिटेंट, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेस, टाइम है कि नहीं है, ये चेक करना चाहिए. दूसरा पॉइंट, दूसरा आइटम. ओके, ये चेक करना है तेरे को, ये चेक करना है. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ इंगेजमेंट, यू जस्ट नीड टू चेक इट आउट. तीसरा सिनेरियो, ओके, यू शुड आल्सो फोकस ऑन सीसी. व्हाट इज सीसी? राइट नाउ डिस्कस्ड. कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी. यू चेक, आप रिव्यू कर रहे हो ना, कंपिटेंस कैपेबिलिटी है क्या तेरे पास. चौथा सिनेरियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड बी ऑलवेज अलर्ट टू द कंडीशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ मेंबर. नॉन कंप्लायंस बाय मेंबर. ए पंटर, ओके, अब समझने की कोशिश करो. कैन एज ए ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई डिविएट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? एज ए ऑर्गेनाइजेशन कैन आई डिविएट? 100% यस. कौन मना किया? मैं नोट दूंगा ना, मैं नोट दे सकता हूं, मैं डिविएशन कर रहा हूं, कारण मैं बता सकता हूं, डिविएट कर सकता हूं ऐसे कंडीशन पे, क्योंकि अभी तू मेरा कंपाइल करेगा तो एक्चुअली तू डिविएट करने वाला है. तो यू शुड बी अलर्ट, क्योंकि नोट्स किसको बनाने पड़ेंगे? मैनेजमेंट नहीं बनाएगा ना, तू बनाएगा. तो यू बी अलर्ट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस बाय मैनेजमेंट. तो कोई भी नॉन कंप्लायंस होगा तो मैनेजमेंट, यू अलर्ट टू दैट कंडीशन, बिकॉज नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन. ओके, ये अलर्ट का पॉइंट दिया हुआ है. पांचवा सिनेरियो एकदम थोड़ी इजी कॉन्सेप्ट है, डीएसआर. व्हाट इज डीएसआर? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू. भाई तुम्हारा जो इंगेजमेंट है वो डायरेक्ट होना चाहिए, सुपरवाइज होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए. और आखिरी पॉइंट, तेरा इंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन तोड़ होना चाहिए. यानी बॉस, देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. दैट्स इट, आंसर इज ओवर. दिस इज अमेंडमेंट व्हिच इज डन इन SRS एंड SRE. दोनों के स्टैंडर्ड केस में ये मॉडिफिकेशन है, ये अमेंडमेंट है, और यही तेरा अगला क्वेश्चन है. बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं वापस समझा दूं. सर ये क्या था? SQC1 एप्लीकेबल है क्या सर इन सच इंगेजमेंट में? आंसर इज यस, SQC एप्लीकेबल है. वो पहला पॉइंट उसको ही बोला ना, ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल इज देयर. उसके बाद स्पेसिफिक आइटम दे दिया स्टैंडर्ड ने कि ये चीज कंप्लाई करो, उसके बाद इंगेजमेंट एक्सेप्ट करना. अगर तुम्हारे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. यानी यहां पर क्राइटेरिया दे दिया है बिफोर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट. तो बिफोर एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट, दिस आर द क्राइटेरिया व्हिच नीड टू बी टेकन केयर. यानी एज ए पार्टनर, एज ए इंगेजमेंट पार्टनर, आई शुड टेक केयर दैट मेरे सारे जन जो भी इंगेजमेंट कर रहे होंगे, उनको अगर मेरे को गाइड करना रहा तो मेरे को ये बताना पड़ेगा. बात खत्म. दिस इज योर सेकंड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. ओके, ओनली डिफरेंस इन SRE 2400. व्हाट इज द SRE का फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. ओनली डिफरेंस इन SRE 2400 इज दैट दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल. कौन सा सर? अलर्ट. रीजन सिंपल है, यू आर नॉट कंपाइलिंग ना. तो अगर तू SRE खोल के देखेगा ना, तो SRE में तेरे को 6 पॉइंट नहीं मिलेंगे, तेरे को कितने मिलेंगे? 5. और SRS में तेरे को 6 पॉइंट मिलेंगे. दैट्स द ओनली डिफरेंस इन SRE एंड SRS. दिस इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल टू बी टेकन केयर. ओके, ये तेरे लिए डिफरेंस रहेगा. दिस इज नॉट देयर इन SRE. रीजन सिंपल है, बिकॉज इन SRE यू आर नॉट फोकसिंग ऑन नॉन कंप्लायंस, यू आर डूइंग रिव्यू. और उसका आगे आइटम है, वो जब जाओगे स्टैंडर्ड में तुमको मालूम पड़ेगा. बाकी कुछ अमेंडमेंट नहीं है इसके अंदर, बाकी सारा क्राइटेरिया आपका सेम है. ओके, दिस इज व्हाट योर सेकंड पॉइंट, और यही आपका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है. तो कैन जस्ट अपडेट एट योर एंड विद सेकंड क्वेश्चन. मेरे ख्याल से आंसर पक्का समझा? यस बड़ी. लास्ट पॉइंट, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की है तो अल्टीमेटली वी कैन बी क्रिएट एन अकाउंटेबिलिटी ना. अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट की, एवरीबडी इज डॉक्यूमेंटिंग, वो लूज पेपर किधर किधर रखते हैं ना. तो देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. ये सीन है. यस बड़ी. सेकंड पॉइंट में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. जब तू एक्सेप्ट करेगा या कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू कब करेगा? जब रिकरिंग होगा. और एक्सेप्टेंस करेगा जब पहली बार करेगा. तूने मैनेजमेंट का एटीट्यूड देखना चाहिए, तूने अपनी इथिकल रिक्वायरमेंट ध्यान रखनी चाहिए. इथिकल रिक्वायरमेंट में जो इथिकल रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल कंपिटेंस है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब ध्यान रखना चाहिए. ये सब है, इसके अंदर लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं. तेरा आंसर इतना ही होना चाहिए. बाकी कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लिखे नहीं. बस ये पॉइंट है कि इसके अंदर क्या बोलोगे तो आप ये बोलोगे, सर इसको समझूंगा कैसे? SQC1 पढ़ ले, समझ में आ जाएगा. ये सब SQC1 के आइटम है. SQC1 में जो आइटम तुमको मिलेंगे, सारे SQC1 के आइटम फिल्टर करके निकाले हुए इन लोग ने. तो ये ज्यादा सारा मैं जो समझा भी रहा हूं कि आंसर ये पॉइंट हो सकता है, ये SQC1 के आइटम है. मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड विद योर सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन तेरे पास यही है. खाली फर्क याद रखना, SRS और SRE. SRE का क्वेश्चन अपने पास कवर नहीं है, लेकिन SRE का मॉडिफिकेशन तेरे को अमेंडमेंट समझ में आ गया. तो SRE में तेरे पास मॉडिफिकेशन एक ही होगा. क्या होगा? सेम आंसर, लेकिन खाली क्या नहीं होना है? अलर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस. जस्ट मेक इट श्योर. ये आंसर नहीं लिखेगा. ओके,
योर पेज नंबर 2. यस बोल. पहले वाला ये क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल टुवर्ड्स है. ये खाली एक्सेप्टेंस करने के पहले नहीं है, ये एक्सेप्टेंस करने के पहले पहला, उसके बाद पूरा ऑडिट कर, मतलब अश्योरेंस करने तक ओवरऑल है. इट इज नॉट ओनली क्राइटेरिया. क्राइटेरिया समथिंग डिफरेंट विच इज गिवन इन स्टैंडर्ड. दिस इज नॉट ओनली क्राइटेरिया, दिस इज स्टार्ट टू एंड. SQC1 खाली स्टार्टिंग में एप्लीकेबल होता, क्या पूरा होता ना वैसे ही पूरा ही है. बस इतना है कि लोग ने SQC1 की जगह स्पेसिफिक डाल दिया बस. यू कैन जस्ट गो विथ योर पेज 225. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को देखो. योर एंगेजमेंट टीम मेंबर मिस्टर श्याम इज एंगेज्ड एज ए प्रैक्टिशनर फॉर कंपाइलेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ रामा लिमिटेड. You are a senior audit engagement team in charge. Brief him about what are the practitioner's responsibility as he is engaged to assist management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining any assurance on that information. इससे तेरे को दूर दूर तक समझेगा नहीं कि SRS का है ये क्या है, और तू ये आंसर जाएगा तो एकदम जेनरिक में चला जाएगा. तो अभी सबसे पहले ये तेरे को SRS कैसे समझ में आना चाहिए कि SRS है. लॉजिक सिंपल है. ओके, आगे देखो क्या लिया हुआ है. योर एंगेजमेंट टीम मेंबर मिस्टर श्याम, okay, your engagement team member Mr. Sham is engaged as a practitioner for compilation of historical financial information. जैसे तेरे को वर्ड आ गया compilation of financial historical financial information, बात खत्म. compilation आया मतलब तेरा SRS 4410. okay, agreed upon procedure is 4400. अगर वो स्टैंडर्ड, अभी स्टैंडर्ड का कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे उसके ऊपर, तो वो तुमको क्या नाम आता ना उसके हिसाब से तेरा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है. स्टैंडर्ड का नंबर आना किस्मत तेरी, बोनस है. नंबर नहीं आया ओके भाई, सीधा का सीधा हिसाब है. एंड प्लीज बी लॉजिकली क्लियर. इंस्टीट्यूट है ना एक ही मौका ढूंढेगा. मतलब तूने 10 पॉइंट अच्छे लिखे होंगे ना, 11 पॉइंट गलत लिखा ना, गेम ओवर है. यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं सर गलती से मैंने अगर ये पॉइंट भी डाल दिया, ओके, फिर क्या होगा मालूम है? जनरल मार्किंग दे देगा वो, 1 मार्क 2 मार्क, 4 में से 1 मार्क. ओके, अब तू बोलेगा सर उसने कट तो किया नहीं, डजंट मैटर, पर वो एक पॉइंट ही वांट्स ओनली 1 आइटम. सी परसेंटेज रेस्ट्रिक्ट करना, बात खत्म रहता. अब उसको कैसे करना है, एक मुझे एक मौका भी चाहिए ना, एक मौका भी दे दिया तो ये पॉइंट रहेगा. तो उसके अंदर जस्ट ये पॉइंट है कि जो गाइडलाइंस है ना वो गाइडलाइंस के हिसाब से आंसर लिखो. अनडाउटफुली इतना सारा पढ़ना पड़ता सर, स्टैंडर्ड 40-50 मार्क के लिए ऑप्शन नहीं है, पर वो बहुत सारे स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता, पर ऑप्शन है ही नहीं उसके लिए. अब उसको ऑप्शन इवेलुएट करोगे, देखोगे कंटेंट वाइज जैसे पॉइंट है. तो ये पॉइंट ध्यान रखो. इससे अपने को कैसे मालूम पड़ा SRS का आंसर है कंपाइलेशन, ये पॉइंट है. अब दूसरे इसमें देखो, यू आर ए सीनियर एंगेजमेंट टीम इन चार्ज, ब्रीफ हिम अबाउट व्हाट आर द practitioner responsibility. क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना. practitioner responsibility as he is engaged to assist management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining any assurance on that information. सर प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक स्टैंडर्ड में, जो लास्ट के स्टैंडर्ड है, हर एक स्टैंडर्ड में 3 क्वेश्चन है. कौन से? प्री कंडीशंस, एक्सेप्टेंस करने के पहले क्या है, दूसरा क्या होगा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, और तीसरा क्या होगा रिपोर्ट. तीनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं, ये तीनों ओवरऑल बात कर रहा है ना. ये थोड़ा ना बोल रहा है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या करना है, ये थोड़ा ना बोल रहा है एंगेजमेंट करते वक्त तूने क्या करना है. ये ओवरऑल बात कर रहा है. ओवरऑल बात कर लिया तो ये तेरे को क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी के कंट्रोल के ऊपर ध्यान देता है. याद रखना, एवरी एंगेजमेंट विल बी हैविंग टोटल 3 क्राइटेरिया. अगर तीनों क्राइटेरिया का क्वेश्चन आता है, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेप्टेंस करने के पहले क्या देखना है, एक्सेप्टेंस करने के पहले क्या देखना है, तो आंसर ऑलरेडी टुगेदर दूसरा रहेगा, विच इज ऑलरेडी देयर इन स्टैंडर्ड. ओके, एक्सेप्टेंस करते वक्त अभी प्लानिंग कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, कंपाइलेशन कर रहा है. कंपाइलेशन करते वक्त अगर उसको कुछ मिला तो क्या करना है, वो डिफरेंट इशू आ गया. और वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट करते वक्त क्या रखना है वो दूसरा इशू है. यहां पर ये बोला कि भाई ब्रीफ हिम अबाउट प्रैक्टिशनर रिस्पांसिबिलिटी. क्या रिस्पांसिबिलिटी है भाई? रिस्पांसिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी. तेरी रिस्पांसिबिलिटी ये है. सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी तेरी होगी कि भाई मैं क्वालिटी का ध्यान रखूंगा. दूसरी रिस्पांसिबिलिटी होगी जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं या कंटिन्यू कर रहा हूं तो मैं मतलब उसमें क्राइटेरिया देखूंगा, कंपिटेंस कैपेबिलिटी देखूंगा. मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा नॉन कंप्लायंस के लिए. मैं DSR करूंगा और एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पांसिबिलिटी सेट करूंगा. बात खत्म, ये आंसर तेरे को मिल जाएगा. दैट्स इट. ये सेकंड पॉइंट है. मेरे ख्याल से आंसर पक्का समझा? अरे हाँ या ना? दिस इज योर सेकंड अमेंडमेंट व्हिच नीड टू बी टेकन केयर. और ये अमेंडमेंट है तो इसीलिए चांस ज्यादा है. और इट मे हैपन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना आके मां कसम SRE का आ जाए, तो इसमें कितने पॉइंट रहेंगे तेरे? 5. खाली कौन सा निकालेगा? बीइंग अलर्ट. ये याद रख लेना. ओके, जो भी नोट्स रिफर करे उसमें आपको वही मिल जाएगा. 5 चाहिए तेरे को. बात खत्म. मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? तीसरा सिनारियो पक्का क्लियर है ना? ओके, तीसरा सिनारियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट. ओके, तीसरा वाला क्लियर कट बता रहा है. ओके, यू आर ऑफर्ड टू एंगेज एज ए प्रैक्टिशनर. You are offered to engage as a practitioner to perform review of historical
financial statement of Samta Limited, where you have not audited financial statement, where you are not audited financial statement. पंटर लोग समझा क्या ये? Where you are not audited financial statement, ये सिनारियो तेरे लिए रहा. ओके, यानी यहां पर रिव्यू करने के लिए बुलाया है, तो तू और ऑडिटर दोनों सेम है, अलग अलग है, तो कौन सा स्टैंडर्ड दिमाग में आना चाहिए? 2400 या 2410? 2400. अगर तू और वो सेम है तो 2410. आगे वाला देखो क्या दिया है, ब्रीफली डिस्कस. आगे क्या नाम है? प्री कंडीशंस यू विल कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट. तो यहां पर तेरे को किसके बारे में डिस्कशन करना है भाई? ओके, प्री कंडीशंस. व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट? ओके, उसी तरह प्री कंडीशन फॉर एन रिव्यू. तेरे क्या प्री कंडीशंस है? प्री कंडीशन सिंपल है. ओके, लॉजिकली सेम 210 जैसा आंसर तेरे को निकालना है, एक्सेप्ट खाली उधर ऑडिट की जगह यहां पर किसके बारे में लिखना है? रिव्यू. ओके, मेरे को बताओ, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Management. It's your responsibility to prepare and present financial statement in accordance with AFRF. Okay, who is responsible for implementing controls? Management. So design, implementation and maintenance of internal control will be done by management. You are responsible. Third point, who will be giving an access to all information? Management. Who will be giving additional information? Management. Who will be giving unrestricted access? Management. पंटर लोग समझा क्या? यानी कुछ नहीं है, क्योंकि तू ऑडिटर नहीं है इसलिए तेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, मालिक, फिर 2410 में क्या होगा? 2410 में ये सिनारियो होगा ही नहीं. 2410 में ही इज ऑलरेडी गॉट एवरीथिंग ना, ही इज ऑलरेडी टेकन द एंगेजमेंट का पॉइंट, इसीलिए उसमें प्री कंडीशन तेरे क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाते हैं. प्री कंडीशन उसमें है ही नहीं, प्री कंडीशन ये सिनारियो है ही नहीं, उसमें खाली प्री कंडीशन में ये है कि रिव्यू के लिए जो जो इंफॉर्मेशन हमको लगी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सपोर्ट करोगे. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, रिव्यू एंड ऑडिट ये दोनों का स्कोप, रिव्यू का स्कोप इज वेरी लेस एंड ऑडिट का स्कोप इज वेरी हाई. सिंपल लॉजिक है, 37 स्टैंडर्ड एंड 2 स्टैंडर्ड. रिव्यू 2 स्टैंडर्ड में खत्म होता है, वो 37 स्टैंडर्ड है, कई भाई स्कोप बहुत बड़ा रहेगा. बस ये सिनारियो है. ये हो गए तेरे प्री कंडीशंस, ये तेरे को ध्यान रखना है. दिस इज व्हाट योर 2400. दिस इज नॉट अमेंडमेंट, दिस इज ओनली अ जेनरिक क्वेश्चन. तो तेरा 2400 खाली फर्क इतना है, याद रखना है 2400 रहा तो यहां पर एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिटर एंड प्रैक्टिशनर, दे बोथ विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. यहां पर सबसे क्रिटिकल एलिमेंट क्या मालूम क्या? इट इज नॉट आंसर आल्सो, इट इज अबाउट स्टैंडर्ड. इट इज ओनली अबाउट स्टैंडर्ड व्हिच इज एप्लीकेबल. इट इज 2400. ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि 2400 और 2410 ये दोनों में मिक्स मैच हो जाता. तो ध्यान रखिए 2400 अपने लिए किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ओके, जब दोनों डिफरेंट हो गए. ये आपके लिए तीसरा पॉइंट आ गया व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. तो ये तेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया. तीसरे क्वेश्चन के लिए कंटेंट आप वही देख सकते हो, वैसे के वैसा सिनेरियो आपके लिए मिल जाएगा. तो भाई प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन यानी सारा मतलब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, इट इज ऑन द पेज. आप ये पेज वो उसी पेज पे जा सकते हो. ओके, यू कैन जस्ट फोकस ऑन 233. फर्स्ट पॉइंट, वेदर फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल. फर्स्ट सिनेरियो आ गया. सेकंड, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद AFRF. नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट के हिसाब से है. और एक्सेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस. अगर प्रैक्टिशनर को कभी भी लगा कि यहां पर ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद उसके लिए दिक्कत आ सकती है, तो प्रैक्टिशनर शुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट. यानी दिस इज नथिंग बट LOS. LOS का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ स्कोप. इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ स्कोप, प्रैक्टिशनर शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. ओके सर, 2410 में ये सब क्राइटेरिया होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? सारा का सारा ही हैज टेकन केयर ड्यूरिंग 210, इसीलिए यहां पर ये एडिशनल क्वेश्चन है. बात खत्म. ये तीनों तेरे को ध्यान रखना है. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अरे हां या ना? तो ये तेरे लिए रिव्यू वाला सिनेरियो ध्यान रखना है. तो यहां पर तेरे पहले 3 क्वेश्चन चले गए रिव्यू केस में. ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन में नो अमेंडमेंट, सेकंड वाले क्वेश्चन और फर्स्ट वाले क्वेश्चन ये दोनों अमेंडमेंट है. सेकंड वाले इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें मैंने और एक अमेंडमेंट बताया जो ऑलरेडी SRE 2400 में कवर था. एवरीबॉडी क्लियर? ये तेरा तीसरा सिनेरियो तेरे को ध्यान रखना है. अगला जो क्वेश्चन है, देयर इज नो अमेंडमेंट, इट इज ओनली कंटेंट व्हिच इज डिस्कस हियर एंड दिस कंटेंट इज अबाउट 402. व्हाट इज 402? ओके, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर का यूज करना. ओके, नाउ हियर थोड़ा सा क्राइटेरिया सेटअप कर ले रही है आप. ओके, देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड यूजर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर, एज्यूम करते हैं यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर इज PwC. यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर इज PwC. PwC अपना यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर है. और यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर जब यूजर ऑर्गेनाइजेशन के पास आया कि मुझे कंट्रोल टेस्ट करने हैं, TOC करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ताकि मुझे मालूम पड़े कि कितना मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर सकता हूं. ओके, ये करने के लिए मुझे चेक करना है. तो यूजर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मैंने अपनी एक्टिविटी आउटसोर्स की है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, तो सिनेरियो सिंपल सिनेरियो है. तो यहां पर यूजर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट जो है ना वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जाएगा, लेकिन ये ना लास्ट रिसोर्ट होगा. इसका क्या आंसर और ये आंसर मर्ज मत करना.
वो दोनों आंसर में डिफरेंस है। यहां पर ये आंसर कॉन्सेप्चुअली ऑडिट प्रोसीजर है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन यानी ऐसे 402 क्या बोलता है, ऐसे 402 बोलता है जो पीडब्ल्यूसी है ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, यूजर ऑर्गेनाइजेशन से ही उसको मैक्सिमम डिटेल मिल जाएगा। तो यूजर ऑर्गेनाइजेशन से जब वो आउटसोर्सिंग एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करेगा तो वो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखेगा, ये पॉइंट पहला दिया हुआ है। और उसको समझ में आता है कि यूजर ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, फिर मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा। ये दूसरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। दिस आर द टू क्राइटेरिया व्हिच इज सेट अंडर 402 एट योर एंड। तो 402 के अंदर आपके दो क्राइटेरिया सेट है। 402 में सबसे पहला क्राइटेरिया आपको जो जाता है, वट एवर इट में भी, इन दैट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर, दैट इज नॉट डिस्कस्ड राइट नाउ, आई एम डिस्कसिंग ओनली अ क्राइटेरिया। तो 402 में पीडब्ल्यूसी बिफोर गोइंग ऑन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर ऑर्गेनाइजेशन से ही पता कर लेगा। क्या सबसे पहले यूजर ऑर्गेनाइजेशन से क्या पता करेगा, सबसे पहले वो देखेगा सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज। अगर जो सर्विसेज आउटसोर्स की है वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, जाने की जरूरत है कह रहे नहीं। दूसरा सिनारियो, क्या वो जो सर्विसेज दी है वो मटेरियल है या नहीं है, मटेरियलिटी चेक करेगा, तो नेचर एंड मटेरियलिटी विल बी चेक्ड। तीसरा सिनारियो, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन यूजर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट, वो क्या चेक करेगा, यहां पर रिलेशनशिप है क्या यूजर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है होल्डिंग सब्सिडियरी हो तो मैटर ही नहीं बचता, तो रिलेशनशिप है क्या तीनों के बीच में, दोनों के बीच में। दैट इज व्हाट इट इज चेक्ड हियर। These are your 4 criteria, okay, which you will gather the information at while doing the assessment of outsourcing services. तो 4 क्राइटेरिया तेरे को चेक करना है। ये करने के बाद भी तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये करने के बाद भी तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि नहीं भाई यार मेरे को उधर तो जाना पड़ता, वो लास्ट रिसोर्ट है। ओके, तो फिर तू क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले, सर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी किसी और प्रैक्टिशनर को बुलाया होगा। ओके, तो एग्जांपल केपीएमजी को बुलाया होगा, केपीएमजी ने इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए होंगे और ये 3402 के अंदर करते हैं, तो इसने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए होंगे तो इन्होंने टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दी होगी, तो तू टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट यूज कर सकता है सबसे पहला। दूसरा, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट से कॉन्फिडेंस नहीं आया, ओके, तू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकता है। तीसरा, उसके बाद भी तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, जाना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के उधर ही जाना, ऑडिट करना उधर ही, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के उधर जाके टीओसी कर। सर बहुत लंबा है, आसाम में रहता है, ठीक है, किसी और ऑडिटर को, अनदर ऑडिटर को अपॉइंट कर जो जाके काम करेगा। दिस आर द 2 थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। मैं वापस बोल रहा हूं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस लेने के पहले यूजर ऑर्गेनाइजेशन से अपन पता करेंगे, उधर से कॉन्फिडेंस आ गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, उधर से कॉन्फिडेंस नहीं आया तो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। दिस इज व्हाट योर कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन पॉइंट हियर। मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? वही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ये 402 है। 402 एक्चुअली दिस इज कंप्लीट आंसर इटसेल्फ, ये पूरा का पूरा आंसर ही है आपके लिए 402 का। तो जस्ट चेक इट आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। मेरे ख्याल से लॉजिक समझा नहीं है। ओके सर, वापस मैं बोल रहा हूं, ये कहानी सब किसकी हो रही है? ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, अब ये सब नॉलेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज में ये कहानी किसकी हो रही है? मेरे कंट्रोल्स बाहर गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजमेंट। तो यूजर ऑर्गेनाइजेशन की होगी ना। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल्स बाहर गए, कंट्रोल्स चेक करने की बात हो रही है। तो कंट्रोल्स उधर है, वो बरोबर है कि नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो राइट नाउ वेदर कंट्रोल्स उधर कैसे कंट्रोल्स है, उसके लिए प्रोसीजर पीडब्ल्यूसी के पास क्या है, वो प्रोसीजर 402 बताता है। तो 402 बताता है कि भाई तू पहले, सबसे पहले यूजर ऑर्गेनाइजेशन से ही पता कर ले कैसे हो रहा है, और उधर से कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर आगे वाले प्रोसीजर कर। दैट्स इट। तो ये वाला क्वेश्चन, यस बड़ी, कौन सा वाला? 315 कौन सा? इसमें 402 में ना, 402 में व्हेन यू आर डूइंग दिस पॉइंट, रीजन सिंपल है, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी, यहां पर अपन ने डिस्कस क्या किया? ओके, यू आर फोकसिंग ऑन सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस के लिए तेरे को 315 करना ही पड़ता ना। वेदर दिस द सर्विसेज व्हिच आर डन, जो आगे दिया हुआ है, अगर उसमें आरएमएम निकल रहा है तो ये तेरे लिए बहुत हाईलाइटेड इशू है। अगर तेरे लिए रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, नाउ दिस इज द कंटेंट व्हिच इज वेरी मच लिंक्ड। ओके, व्हेन यू आर डिस्कसिंग, एग्जांपल मैं आया इसके पास, ये भाई मेरा मैनेजमेंट ऑलरेडी है, ओके, पार्थ है, ओके, ये मेरा मैनेजमेंट ऑलरेडी है। ओके, अब इसने आउटसोर्स किया हुआ है कैप जेमिनी को। ओके, मैं इसके पास आया, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, 300 आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब 300 आइटम, मतलब कौन से वाले 300 आइटम आप समझ लीजिए। ओके, मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब मिलके टोटल 300 आइटम बन रहे हैं। तो जब मैं 315 करता हूं तो 300 में से फिल्टर होता है, कौन से इसमें मेरे को ज्यादा ध्यान देना होगा, वो फिल्टर में अगर इसने जो आउटसोर्स किया है वही फिल्टर हुआ है तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा एकदम थरो करना पड़ेगा 402, अदरवाइज मैं ऊपर ऊपर से कर सकता हूं। ये लॉजिक होता है 315 का रूल। 315 तो किधर भी घुसड़ सकता है, 315 की एंट्री सस्पेंस है, मतलब वो
और मैं वापस बोल रहा हूं, डोंट लिंक एवरी आंसर विद पीएम, बिकॉज इफ यू लिंक विद दैट एवरी आंसर ना, यू विल नेवर एवर बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज एट एवरी इंस्टेंस एवरी आंसर विल बी डिफरेंट. तो जस्ट बी फॉलो द प्रोटोकॉल इज वेरी मच स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज, मेक इट स्टैंडर्डाइज, बिकॉज कोई क्वेश्चन कहीं से भी एंट्री घुमाता है और वो लोग कहीं ना कहीं कोई भी एंट्री घुमा देते हैं. हर चीज को वैसे ही फॉर्मेट में रखने की जरूरत, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पड़ेगा ना, एक जगह आंसर वो मिलेगा, अगले आंसर में वो अलग आंसर मिलेगा. तो फिर सर मैं कौन सा रिफर करूं, किस्मत तेरी. इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाने का, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जाने का बस. और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब जैसा मैंने आपको ये बताया कि भाई ये आंसर के फॉर्मेट तू ध्यान रख ले, बस ये आंसर है, ये आंसर का कॉन्सेप्ट रहेगा. बिकॉज देयर आर मेनी आइटम्स टू इंक्लूड इट. वो आइटम को कैसे इंक्लूड करना, क्या नहीं करना, ये अभी बहुत बड़ा फैक्टर होगा. तो नेवरदलेस यहां पर वो 315 इंक्लूड किया, वो उसका कारण ये है कि आरएमएम अगर रहा तो तेरे को ज्यादा थरो करना पड़ेगा. अगर आरएमएम नहीं रहा, आरएमएम मतलब मालूम है ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. नेवरदलेस ये वाला सिनेरियो है. तो क्वेश्चन 2 का एक बार रीड मार लो. In the course of audit of Raja and Rank Limited, the audit manager of Sharma and Company observed that Raja and Rank Limited has outsourced certain activity to an outsourcing agency. First point, as an engagement partner, guide the audit manager in the assessment of services provided by outsourcing agency in relation to the audit. तुझे पता करना है कौन सी सर्विसेज दे रही है, कैसे दे रहे हैं. तो तेरे को क्या आंसर लिखना पड़ेगा, पहली पॉइंट. तो पहले जाके तू पता करेगा, असेसमेंट करेगा, भाई सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस क्या है. ओके, क्या वो सर्विसेज मटेरियल है, क्या वो सर्विसेज के साथ में डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, एंड लास्ट पॉइंट रिलेशन है क्या. एंड शायद ये आंसर मतलब वही पॉइंट है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल बोलते हैं इसको. कंट्रोल बोलने के लिए, मतलब बोलने के लिए अपन बोल रहे हैं कि आउटसोर्स किया है, लेकिन सारे कंट्रोल इधर ही है. सर ऐसा हो सकता है. एग्जांपल, पेरोल का मैं ऑडिट कर रहा हूं, पेरोल का सैलरी स्लिप मेरे को चेक करनी है, लेकिन सैलरी स्लिप के लिए मेरे को देखना है कि पेरोल कैसे हो रहा है इधर. अब सीन क्या हो रहा है, अपने इधर ही यूजर ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल ये कैलकुलेट करती, ओके, अटेंडेंस सिस्टम से डेटा इसके पास आता, ये अप्रूव करती, ये डाउनलोड करती डेटा, फिर इसके पास भेजता. ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करता, फिर इसके पास भेजते हैं. फिर ये क्या करती है, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर करते हैं, फिर बाद में उसके पास जाता है, फिर वो अप्रूव करती है, अमाउंट सही है. फिर ये अप्रूव करने के बाद पे स्लिप जनरेट करने के लिए कैपजेमिनी को भेजते हैं. फिर कैपजेमिनी पे स्लिप जनरेट करती है और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजती है, और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसके हिसाब से पेमेंट करता है. अब मेरे को बता, कैपजेमिनी का कुछ मेजर काम है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल, यानी खाली बोलने के लिए आउटसोर्स है, सारा काम किधर हो रहा, यूजर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. कितना काम तुम्हारे पास हो रहा है, कितना काम उसके पास हो रहा है, ये तुमको देखना रहता है. अल्टीमेटली तुम्हारे पास ही मेजर काम है, तो उधर आने की जरूरत ही नहीं ना. ओके, कुरियर करने का काम उनका है. अरे क्या के लिए देख रहा है, अरे छोड़ना, कुछ नहीं, अपने लिए मटेरियल ही नहीं है वो. ये चीज देखते हैं अपन, इसको कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल बोलते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री यूजर कंट्रोल यानी बोलने के लिए कंट्रोल किसके पास है, सर्विस, लेकिन एक्चुअली है किधर, यूजर. नेवरदलेस ये पहला तेरे को आंसर ध्यान रखना है. एंड सेकंड पॉइंट, discuss the procedure to be applied in case the user auditor is unable to obtain a sufficient understanding from the user entity. मतलब क्या करना फिर, अभी या तो उसके पास जाके देख ले, नहीं तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट यूज कर ले, या तो भाई उसके पास उससे कांटेक्ट कर ले, उसके बाद विजिट कर, विजिट नहीं किया तो किसी और ऑडिटर को अरेंज कर और वो करके आएगा ऑडिट. मालिक समझ में आया. ये तेरे लिए 2 सिनारियो रहेंगे. दिस इज व्हाट योर सिनारियो इज. क्वेश्चन 2 का पॉइंट. ओके, तो क्वेश्चन 2 अगेन वापस स्टैंडर्ड का पॉइंट है. ओके, question 2 no amendment, nothing, it's only about RTB. Question 3, briefly discuss the following statement in the view of SA 300 planning of an audit of FS. जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना है. तो भाई अभी देख 2 पार्ट दिए है, 2 पार्ट को गौर फरमा. पहला पार्ट, फॉर एन इनिशियल ऑडिट द ऑडिटर may need to expand the planning activity. For an initial audit ऑडिटर नीड टू एक्सपांड द प्लानिंग एक्टिविटी. सिंपल लॉजिक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन बोल रहा है अगर तू इनिशियल ऑडिट कर रहा है, ओके, तो तेरी प्लानिंग एक्टिविटी को एक्सपांड करना पड़ेगा, 100% एक्सपांड करना पड़ेगा. 300 क्या बोलता, 300 में एक कंटेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में सर्टेन एक्टिविटी इज डन बाय रिकरिंग ऑडिटर ऑल्सो एज वेल एज इनिशियल ऑडिटर. इनिशियल ऑडिटर को एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या क्या करनी पड़ रही है वो डिस्कशन इधर है. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल बात करें तो नॉलेज ऑफ बिजनेस, बिना नॉलेज ऑफ बिजनेस काम नहीं होगा. सेकंड, ही शुड ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम प्रीवियस प्रीडिसेसर ऑडिटर, ये तो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा ना. ये सारे इनिशियल एंगेजमेंट है. उसका फॉर्मल आंसर अपन देखते हैं, पर मैं पहले दोनों क्वेश्चन में अपडेट कर देता हूं. पहले एक तो ये है. दूसरा पॉइंट, ऑडिट प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज बट इट इज ए कंटिन्यूअस फेज.
लॉजिक बोलने की जरूरत नहीं है. प्लानिंग इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, इट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी. एंड लॉजिक सिंपल है. ओके, तू आरएपी कर, आरएपी का फुल फॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर, तभी तू प्लानिंग करता. आरएपी करने के बाद एनटी डिसाइड करता. व्हाट इज एनटी? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ओके, ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वो भी प्लानिंग में जाता. वो करने के बाद टीओसी करता. टीओसी का फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये भी प्लान करके करता. टीओसी करने के बाद एनटी ऑफ एसपी आता. एसपी मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. यानी प्लानिंग इज नॉट ओनली वन टाइम, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये स्टेटमेंट पूरा पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है. दैट्स व्हाट योर कंटेंट हैज बीन डिफाइंड. तो इसके लिए आपका 300 का ही आंसर है. 300 का पहला आंसर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करके है, और दूसरा आंसर फैक्टर्स है. वो फैक्टर्स का कंटेंट डिस्कस किया हुआ है. Okay, when you are discussing the factors which are determining to develop an overall audit plan. Okay, first content if you focus on, तो ये कंटेंट आपको पेज नंबर कौन सा है इसका आंसर का? 235. 235 पे आ जाओ, पेज नंबर 235. अगर आप देखोगे एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, सबसे पहला पॉइंट, ओके, प्रीडिसीजर ऑडिटर से बात करो. ओके, ये वाला सिनेरियो आ गया. सेकंड, एनी मेजर इशू डिस्कस विद मैनेजमेंट इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन एज ऑडिटर. यानी भाई कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यू या कुछ करना है क्या, तो सेकंड पॉइंट अपने लिए वो आ जाता. यानी कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यू, दिस इज नथिंग बट 220 का डिस्कशन. ओके, तीसरा पॉइंट, ओके, द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस. अगर 510, यानी अगर तू रिकरिंग ऑडिट होता तो 510 नहीं होता, तो क्या होता था? 710. 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. अगर तू रिकरिंग में होता, लेकिन रिकरिंग में नहीं है, तो पहली बार कर रहा है, तो 510 तेरे को करना पड़ता है. एंड लास्ट पॉइंट, ओके, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, यू शुड आल्सो कंप्लाई विद एसक्यूसी 1 और एसए 220. व्हाट इज एसए 220 और एसक्यूसी 1? क्वालिटी कंट्रोल. तो एज पर दिस आंसर 4 पॉइंट तेरे को दिए हुए हैं, लेकिन लॉजिकली 4 पॉइंट के कंटेंट में 3 पॉइंट में फॉर्मेट में बैठ जाता. पर पहला पॉइंट ये है, तेरे को एनओसी लेना ऑडिटर से. दूसरा पॉइंट, तेरे को मैनेजमेंट से डिस्कशन करना 220 के हिसाब से सारी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ मैनेजमेंट. तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, तो इसके अंदर क्या होगा? इट इज नॉट कंटिन्यूएंस, इट इज एक्सेप्टेंस. तीसरा सिनेरियो यहां पर दिया हुआ है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, एनी ही शुड चेक फॉर ओपनिंग बैलेंसेस. ओपनिंग बैलेंसेस 510 के हिसाब से बात किया है. एंड और एक पॉइंट इन लोग ने दिया हुआ है, एनी अदर प्रोसीजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड. यानी लॉजिकली व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन फॉर क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, वो तेरे को क्राइटेरिया फिट करना है. तो इसके अंदर तेरे को याद रख लेना, ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के फैक्टर में बैठ जाता. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के इसमें first is NOC from the client predecessor auditor. Second point, you will be focusing on, okay, the communication with ethical requirement with TCWG and other things. Teesra point, you will focus on initial opening balances, and last point, you will focus on SQC1 or SA 220 for quality. This is not for quality, this is about acceptance of engagement. ये टोटल 4 आइटम तेरे को दिए हुए हैं. 300 के अंदर वाला ही पहला आइटम है, और दूसरा आइटम आपका दिया हुआ है एकदम, एंड ऑडिट प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये आपका सेकंड क्वेश्चन 300 का रहेगा. फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान. ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या ध्यान में रखते हो? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप करोगे तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले लो. दूसरा पॉइंट, आरएपी परफॉर्म करो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ओके, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करो, आरएपी करेंगे. ओके, 320 देखो, 320 के साथ में आप 620 देखो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये 6 आइटम की वजह से आपका कंटिन्यूअस फैक्टर है. ओके, अगर आप स्टैंडर्ड्स में देखोगे तो उन्होंने 10-12 आइटम दिए हैं, इन लोग ने वो कंसाइज करके 6 आइटम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये टोटल 10 एक आइटम है, जिसकी वजह से अपने को मालूम पड़ता है प्लानिंग इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी. एवरी टाइम वी नीड टू कंसीडर द प्लानिंग वाला पॉइंट. तो ये दिस इज विथ 300 की बात करें तो 300 अगर आप स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे, जो भी बुक में से पढ़ रहे हो, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो ये कोई चैप्टर का नहीं है, स्टैंडर्ड 300 के रेफरेंस से ही दिया हुआ है. दैट्स योर कंटेंट. ये वाला सिनेरियो तेरे को ध्यान रखना है. ओके, ये वाला पॉइंट आ जाएगा तेरे लिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला पॉइंट. एवरीबॉडी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में तेरे को पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट किसके अंदर 210 मतलब एडिशनल बोला हुआ है ना. सी व्हाट दे आर आस्किंग, 210 इज टेकन केयर इन रिकरिंग ऑडिट आल्सो ना. हाँ, तो इन्होंने क्या बोला? एक्स्ट्रा. हाँ, रिकरिंग के अलावा जो एक्स्ट्रा तेरे को वो चाहिए. दे आर आस्किंग, वो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसके अंदर? ओके, फॉर इनिशियल ऑडिट द ऑडिटर मे नीड टू एक्सपांड द प्लानिंग एक्टिविटी. एक्सपांड जो रिकरिंग में वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना. तो 210 और 220 जो इथिकल रिक्वायरमेंट दोनों नहीं लिखना है, उसके अलावा लिखा है मैंने. इथिकल रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं लिखा है, इथिकल रिक्वायरमेंट का नहीं दिखा है. एक्स्ट्रा तेरे को क्या दिया है इसमें? खाली 510 एक्स्ट्रा है बस. दे प्लीज अंडरस्टैंड ना, वाइल दिस आंसर लिया हुआ है. सर अभी इसके अंदर मैंने अगर सब के सब आंसर लिख दिए,
बाई चांस अभी एग्जाम्पल, ओके सी व्हेन यू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट यू ऑल्सो फोकस ऑन 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. इफ यू राइट दिस आंसर ऑल्सो, मतलब अगर मैं इसमें सर मैं 210 लिख दूं, अब भाई लिख दिया तो लिख दिया. ओके सबसे पहला पॉइंट जैसा आंसर है उस टाइम पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है अगर आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में जा रहे हो और कौन सी एडिशनल एक्टिविटी आपको करनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. इट इज नॉट आस्किंग ऑल एक्टिविटीज. अगर वो सारी एक्टिविटी बोलता तो तुझे सारी एक्टिविटी लिखनी है, एडिशनल एक्टिविटी. वर्स्ट के सिनेरियो ध्यान नहीं रहा एग्जाम में, लिख दिया. अब लिख दिया, रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ता. उसके पहले तो अपन मैं बता भी नहीं सकता, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव. वो एग्जामिनर कौन रहेगा, कैसा रहेगा, उसका माइंडसेट क्या रहेगा, उसने चेक करके अगर बाई चांस उसने ऊपर वाले पॉइंट चेक करके उसने दे दिया तो आगे शायद चेक भी नहीं करे. और कोई होगा शायद एक 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 ऐसे चेक करके दे रहा होगा, फिर वो रॉन्ग करेगा. हो सकता है एक ही रॉन्ग है तो शायद वो 3-4 राइट है, और एक रॉन्ग है तो वो 4 मार्क का 3 मार्क दे देवे, या 3 मार्क का 2 मार्क दे, वॉट एवर इट मे बी. नाउ दिस इज सब्जेक्टिव, डोंट आस्क मी व्हाट विल हैपन, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दैट्स इट. तो ये पॉइंट पे अपने लिए क्राइटेरिया ऐसा सेट होगा. मेरे ख्याल से मालिक एवरीबडी क्लियर. तो ये तेरे काम खत्म हुए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच इनिशियल पार्ट ऑफ एंगेजमेंट. दिस इज योर स्टैंडर्ड. ये सबसे मेजर पोर्शन जिसमें अपने को टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड सब समझाने थे. ओके अब वाले सारे क्राइटेरिया में आंसर के फॉर्मेट है, जो आंसर के फॉर्मेट तेरे को ध्यान रखना है. कंटेंट वाइज कुछ कुछ आंसर है जिसमें तेरे को समझाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ कुछ आंसर है जो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, तो पहला सिनेरियो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड केस में समझ में आया. स्टैंडर्ड में खाली अपना एक ही अमेंडमेंट स्टैंडर्ड बचा हुआ, वो है 610. और 610 मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि 610 आगे डिस्कशन में आने वाला है, तो डोंट वरी एट दैट पॉइंट. 610 का डिस्कशन आने वाला है, तो 610 को मैंने पेंडिंग रखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो उसी टाइम पे अपन समझ लेंगे. ओके तो ये क्वेश्चन 1 2 3 एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर. अरे हाँ या ना मालिक. ओके ये होने के बाद अपने लिए आ जाता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. अब आगे तेरे फेवरेट स्टैंडर्ड 315 और 330 की कहानी. ओके ये स्टैंडर्ड कभी भी कहीं पर भी घुस सकते हैं. इन स्टैंडर्ड का कहीं भरोसा नहीं होता, कौन से भी स्टैंडर्ड के साथ इसको इंटरफेयर कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ जेनरिक स्टैंडर्ड. Now when we are discussing about this point, okay, now if we focus on question 4th A, okay, sir, now, okay, the auditor need to assess the risk of material misstatement and he need to respond. I'm not asking how he will assess. अगर वो how he will assess, तो ये तेरे लिए आंसर हो जाएगा, okay, he will perform inquiry, he will perform analytical procedure, he will perform observation, he will perform related activity, etc. kind of thing. IOR. ये तेरा आंसर. यहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं, ओके मुझे प्रोसीजर मत बताइए, ओके मेरे को प्रोसीजर मत बताइए, मुझे ऐसे फैक्टर्स बताइए जो आप आरएमएम रिस्क असेसमेंट करते वक्त ध्यान में रखोगे और जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तब ध्यान में रखोगे. तो जब आप आरएपी का फुल फॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और जब आप रिस्पॉन्स तैयार करोगे तो फैक्टर्स क्या क्या ध्यान में रखोगे. इसका आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट आउट. तो ये 236 पे दिस इज जेनरिक क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, बट दे हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ व्हाट वी से 315, लेकिन ये 315 का डायरेक्ट आंसर नहीं है. दिस इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू 315. ओके सबसे पहला पॉइंट आरएपी का 315 का नाम याद है आपको? 315 का क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. यानी पहला फैक्टर तुझे क्या समझना है, तुझे एंटिटी को समझना है और उसकी एनवायरमेंट को समझना है. तेरे को मालूम पड़ेगा रिस्क असेसमेंट क्या है. उसके बाद तेरे को यह देखना है एंटिटी और एनवायरमेंट को समझने के बाद जो इंपैक्ट हो रहा है, आरएमएम हो रहा है, वेदर इट इज हैपनिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हुआ तो तेरा लोचा है, इट कैन बी एनी और मेनी, कोई भी असर्शन बिगड़ सकता है. ओके और अगर वो असर्शन लेवल हुआ तो एक आध आइटम कुछ डिस्कशन होएगा. यानी एग्जांपल सर ने क्वेश्चन पूछा था कि बैलेंस शीट के 300 आइटम, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 300 आइटम है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो और डिस्क्लोजर, ये सब मिलके मेरे पास 300 की लिस्ट बनती है. ये 300 की लिस्ट में से मैंने जब फिल्टर किया और जब मैंने 315 किया तो मुझे 10 आइटम मिले जो एकदम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. 290 में रिस्क नहीं मिला, 290 में चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 10 में चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. अब 10 में है इसका मतलब असर्शन सही है. ओके लेकिन तेरे को समझ में नहीं आ रहा है 10 में है कि किस में है. एग्जांपल इम्प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, तेरे को मालूम ही नहीं है क्या है भाई, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है. ओके कैश पे कोई कंट्रोल नहीं है, कैश कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई सर कैश नहीं है तो कैश बैलेंस ही बिगड़ेगा ना. कौन बोला? सैलरी भी कैश से जाती है, पेटी कैश भी कैश से जाता है, डेटर्स का पेमेंट आता है कैश से आता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट कैश से जाता है. अभी तेरे को बता मेरे को कौन से असर्शन बिगड़ रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा है. तो तेरे को ये पता करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इंपैक्ट है या असर्शन लेवल पे. तेरा दूसरा क्राइटेरिया ये होगा. तीसरा सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट,
क्या लाइक्लीहुड है, चांसेस कितने हैं, ओके इसके ये असर्शन मिसमैच होने के, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिसमैच होने के, ये तीन चीजें तुझे देखनी है। मैं वापस बता रहा हूं वो क्वेश्चन क्या पूछे है, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही नहीं है कि एक्सप्लेन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। They have not asked the risk assessment procedure. Risk assessment procedure पूछा तो आपको बताना होगा कि आप कैसे पता करोगे, फिर इंक्वायरी करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये सब करोगे, ये आपको बताना पड़ेगा जब प्रोसीजर पूछो। मैं प्रोसीजर पूछ ही नहीं रहा हूं, जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करोगे तब क्या फैक्टर्स ध्यान में रखोगे। तो एक्चुअली ये 315 का आंसर ही नहीं है, ये चैप्टर का आंसर है। दिस इज चैप्टर विच इज डन विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क असेसमेंट, वो चैप्टर के पॉइंट में आपको मिलेगा। तो भाई मैंने तीन चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले मैंने देखना चाहिए भाई अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, सेकंड पॉइंट उसके बाद मेरा असर्शन लेवल पे इंपैक्ट होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इंपैक्ट होगा, और तीसरा पॉइंट इसके लाइक्लीहुड क्या है, चांसेस क्या है, और ये लाइक्लीहुड के हिसाब से मेरा रिस्पॉन्ड आएगा। रिस्पॉन्ड के लिए सिंपल सा लॉजिक है, ओके रिस्पॉन्स के लिए दो रिस्पॉन्स होंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तेरा इंपैक्ट होगा एनी और मेनी, मां कसम तेरी तो खल लग गई। 330 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एनी और मेनी है, ओके ऑडिटर विल बी डेफिनेटली फोकसिंग ऑन मोर डिटेल्ड ऑडिट, more detailed audit. Example, he will be more professional skepticism, he will be checking more samples, he will be doing everything more. And if it is at assertion level होगा, okay so assertion level पे होगा, he will be performing okay TOC and substantive procedure, okay और कौन से इन दोनों में से किसमें वो more persuasive audit evidence लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। बात खत्म। तेरे को रिस्पॉन्स में ये दिया हुआ है, फैक्टर्स पूछे हुए हैं, रिस्पॉन्स करने नहीं बोला है इन्होंने, तुझसे सब प्रोसीजर नहीं मांगे। मैं प्रोसीजर मांगू तब तू लीक टीओसी करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेगा, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में तू टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल करेगा, ये सब करेगा। ये जब तुझसे प्रोसीजर पूछू तब, यहां पर मैंने प्रोसीजर पूछा ही नहीं है, यहां पर मैंने क्या पूछा है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन से है, तो फैक्टर्स करते करते तेरे को ये 5 पॉइंट याद रखना है। तो ये फैक्टर्स है। एनीवे दिस इज विद इंडिविजुअल चैप्टर्स, बट दे हैव गिवन द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू 315 एंड 330। तो जस्ट मेक इट श्योर ये तुम्हारे इसमें ध्यान रह जाए। मैं वापस बोल रहा हूं, यहां पर ये आरटीपी का क्वेश्चन है, हो सकता है तेरा एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा हो गया है, जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए, एक्सप्लेन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। नाउ व्हाइल इफ क्वेश्चन कम्स ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, योर आंसर विल नॉट बी सेम, योर आंसर विल बी प्रोसीजर, ओके IAOR, ये याद रखना, IAOR विल बी द आंसर। लेकिन इफ दे आस्क व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दिस इज योर आंसर। I'll consider the factor of understanding entity and its environment. I will focus on whether financial statement level पे गया या assertion level पे गया। तीसरा पॉइंट यहां पर मेरे लिए सबसे क्रिटिकल है, इसकी लाइक्लीहुड चांसेस कितना है ये देखना, और रिस्पॉन्स करते वक्त मेरे को दो चीज चेक करनी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है तो मेरा मोर काम होगा, और अगर असर्शन लेवल पे है तो मेरे को जस्ट ये देखना है कि असर्शन कौन से बिगड़े हैं। और यहां पर दोनों में से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है तो मैं मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लूंगा। दैट्स योर कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड। ये सिनेरियो तेरे को याद रखना विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन नंबर 4A। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये वाला तेरा है रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट के अंदर ओके आरएपी और रिस्पॉन्स करते वक्त और एक कॉन्सेप्ट आपको सॉक्स में कवर किया हुआ है, सेरेब्रम-ऑक्सली एक्ट। अब ये आरएपी का पॉइंट ही नहीं है, ये सॉक्स का एक क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे वो किसी में घुसेड़ दिया हुआ है, ओके तो ये घुसेड़ा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा किस में घुसेड़ रहा है। तो लॉजिकली सारे आइटम को कंक्लूड करने के बाद ओके क्वेश्चन से इज ओके सॉक्स के अंदर ऐसे क्या आइटम है जिसकी वजह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने के बाद क्या क्या कारण है ये रिजल्ट मिलने वाले सॉक्स से। वैसे आपको मैं बता दूं रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है, ओके अगर रिजल्ट मिलते तो सत्यम केस नहीं होता, ओके तो लेकिन लॉजिकली एनरॉन का केस हुआ तब सॉक्स आया, ओके उसके बाद सिनेरियो आया कि अब अपने लिए क्या क्या एक्ट है। यहां पर आपका आंसर लेमन टर्म पे वो आप एक बार रीड मार सकते हो। जहां पर भी चीज है यहां पर जबरदस्त आपको ध्यान रखना होगा, डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट कर दो, प्रोविजन स्ट्रिंजेंट कर दो, ऑडिटर को इनसाइडर रिपोर्टिंग के बारे में और कर दो, ओके कुछ भी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करता होगा क्रिमिनल प्रोसीजर लगा डालो, ओके विजिल मैकेनिज्म कर लो, एडिशनल डिस्क्लोजर दे दो, स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग कर दो, एडिशनल चीजें करवा दो उनसे, तो अपने आप वो डिमोटिवेट होंगे, और डिमोटिवेट हो गए तो अल्टीमेटली ये चीजें होगी नहीं। ये तुम्हारे पास 7 पॉइंट की 7 या 8 पॉइंट की लिस्ट दी हुई है, तो कैन जस्ट चेक इट आउट। और ये क्वेश्चन चैप्टर सॉक्स का, नो अमेंडमेंट, दिस इज ए क्वेश्चन आंसर, दिस इज ए कॉपी पेस्ट आंसर। सॉक्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सॉक्स चैप्टर का पत्र को पहला क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई क्या चीज है जिसकी वजह से पीसीओबी आ गया, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग बोर्ड वो सेटअप किया, उन्होंने ये सारे नॉर्म्स डिफाइन किए, तो ये क्वेश्चन तेरा वो सॉक्स के हिसाब से जा रहा है। तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ओके हाईलाइट कर सकते हो वर्ड जिसमें तेरे को पढ़ना पड़ता, रट्टा मारना पड़ता, बात खत्म। सबसे पहला मोर इंडिपेंडेंस, ये याद रख लेना। सेकंड पॉइंट, जो डायरेक्टर है वो लोग कौन सा लोन नहीं लेंगे, पर्सनल लोन, तो बैन ऑन पर्सनल लोन वाला सिनेरियो। स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग है, एडिशनल डिस्क्लोजर चाहिए, ओके अगर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर, ऑडिट कमिटी उसने सॉल्व करनी चाहिए। आई एम ऑन विच पेज नंबर,
237 ना, सब लोग उसी पे है ना? क्या मैडम पेज गायब हो गया क्या? आ गया, माँ कसम मैं सोचा पेज भी गायब हो गया। हो सकता है गायब हो जाता है, जो पेज पढ़ना नहीं होता ना गायब हो जाता है। ओके मैंने बताया हायर पेनल्टीज एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस पहले क्या था, अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं होते थे, अभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस डालने लग गए। पहले सिविल केस में चला जाता था, अभी क्रिमिनल केसेस में जाते हैं। ओके इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डालो, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डन, दैट इज हाउ इट इज डन। तो ये वाले सिनेरियो में अपने लिए कंटेंट वाइज आ गया। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड विद सॉक्स वाला पॉइंट। ओके वन थिंग विच इज दिस इज व्हाट योर सॉक्स का आंसर। सॉक्स का आंसर तेरे को ध्यान रखना पड़ता, तेरे को रीड मारना पड़ता। नो अमेंडमेंट। वन थिंग विच दे हैव न्यूली इंसर्टेड द एंट्री इज द कंटेंट ऑफ आईपीसीसी। शायद आपको मालूम होगा देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एंड देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट तो वैसे भी तेरा जाता ही जाता है, अपने ऑडिट में पॉइंट पे कभी भी रहता है। ओके लेकिन देयर इज ए कॉन्सेप्ट विद इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल व्हिच वाज देयर इन आईपीसीसी। राइट नाउ दे हैव पुट इट इंसर्टेड इन योर सीए फाइनल का एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में आया, उसका क्वेश्चन भी डाल दिया। ओके उसके पहले एक क्वेश्चन मेरे को आपको समझाना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहिए, 100% चाहिए, होने का कारण क्यों है। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट शायद सबको याद हो, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, COIC, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके आई रिक्वायर कंट्रोल, आई रिक्वायर कंट्रोल। बिना कंट्रोल के काम नहीं होगा। प्रभु जो अभी खड़ा था, ही इज ए कंट्रोल। ओके ही इज कॉल्ड कंट्रोल एक्टिविटी, ही इज कॉल्ड कंट्रोल। दरवाजा और विंडो, इधर विंडो है इधर डोर है। ओके अब प्रभु ने किधर खड़ा रहना चाहिए रिसीट चेक करने के लिए? डोर, नॉट विंडो ना, बिकॉज रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस विल बी मोर इन डोर, लेस इन विंडो। तो बिफोर इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल यू शुड चेक फॉर रिस्क एंड डेफिनेटली यू शुड चेक फॉर रिस्क इन योर एनवायरमेंट, नॉट आउटसाइड एनवायरमेंट। प्रभु रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट नहीं मांगेगा, अगर टिकट मांगा चमाट खा के आएगा। तो लॉजिक सिंपल है, तो यहां पर वो रिसीट मांग सकता है लेकिन उधर जाके टिकट नहीं मांग सकता। तो सबसे पहले क्या करना आपने, कंट्रोल एनवायरमेंट। क्या रहेगा मालिक? कंट्रोल एनवायरमेंट। दूसरा क्या करना चाहिए? रिस्क असेसमेंट। फिर क्या डालना चाहिए? कंट्रोल एक्टिविटीज। फिर क्या करना चाहिए? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मुझे कम्युनिकेट करना होगा कि भाई प्रभु है, रिसीट चेक करेगा। और लास्ट क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग। एनीवे तेरे 315 का आंसर है, एकेडमिक अपडेट्स में भी आ चुका है, एकेडमिक अपडेट्स में दिया हुआ है। While implementing internal control system, you should check for this. Okay, मेरे को बताओ कंट्रोल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? क्यों डालना चाहिए? ओके लॉजिक सिंपल है, मुझे सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स करने हैं। अगर मैं एसेट्स सेफ गार्ड नहीं कर पाऊंगा तो कंट्रोल मतलब नहीं होगा। ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, मेरे को बताओ सारा ट्रांजैक्शन या डेटा शुड बी एक्यूरेट और इनएक्यूरेट। तो ट्रांजैक्शन और डेटा को एक्यूरेट होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है, इसलिए मेरे को कंट्रोल चाहिए। ओके हेल्प मी आउट, शुड आई एडहियर टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स? मेरे एम्प्लॉइज जो है वो पॉलिसी प्रोसीजर को एडहियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसलिए मुझे कंट्रोल चाहिए। ओके डू यू थिंक फ्रॉड जो है वो उसको डिटेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करना चाहिए? डिटेक्ट करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, यानी लॉजिकली प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ओके एंड इफ इट इज अनेबल टू प्रिवेंट तो व्हाट इट शुड बी डन? डिटेक्ट और करेक्ट। आराम से मैं जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ओके मैं वापस बोल रहा हूं, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। Okay, information should be accurate and complete. Adherence to policies and procedures. Okay, prevention of fraud, or if you are not able to prevent, detect or correct. Okay, most important when we are discussing about this point, और एक सबसे important point, ये तो हुए अपने लिए, ये point के लिए assets केस में. Okay, लेकिन डे टू डे में अपने जो कंट्रोल है वो कंट्रोल जबरदस्त काम आता है। अगर कंट्रोल नहीं रहे तो अपने लिए रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनेगा। ओके इसलिए कंट्रोल चाहिए। ये तो हुआ तेरा सिंपल सा लॉजिक कंट्रोल्स केस में, व्हाई वी रिक्वायर कंट्रोल्स। तो ये एक सेट हो गया। सबसे पहला ऊपर ने पढ़ाया तेरे को 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दूसरा मैंने पढ़ाया कंट्रोल क्यों चाहिए। तीसरा कंट्रोल डालने के बाद भी गड़बड़ हो सकती है ना, गड़बड़ होने का कारण क्या? गड़बड़ होने का कारण सिंपल है। ओके कैन देयर बी अब्यूज बाय एम्प्लॉइज? सर अब्यूज बाय एम्प्लॉय मतलब क्या मालूम है? मिसयूज बाय एम्प्लॉइज। ओके एम्प्लॉइज मिसयूज कर सकते हैं। कैन देयर बी ए चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर? तो ह्यूमन एरर के चांसेस हो सकते हैं। ह्यूमन एरर है ओके जो चांसेस हो सकता है। ओके व्हेन वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन एरर, ओके इफ देयर इज एन इंसेंटिव, ओके इफ देयर इज एन ओके प्रेशर और इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आईपीओ, इफ देयर इज एन इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटी। मेरे को बताओ अगर आपको इंसेंटिव मिला या आपके ऊपर प्रेशर आया या आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तू फ्रॉड करेगा कि नहीं करेगा? बात खत्म। ये और एक सिनेरियो रहेगा। ओके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसओडी याद है? एसओडी मालूम है कुछ? एसओडी व्हाट इज एसओडी? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी।
इसने काम ये करना चाहिए, मेकर एंड चेकर, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर ये दोनों मिल गए, काम प्रॉब्लम हो सकती है ना, कोल्यूजन हो सकता है। कोल्यूजन हुआ तो गेम ओवर हो जाएगा। कोल्यूजन, इफ दे बोथ मेट टुगेदर, गेम ओवर। Okay, one of the most critical element, if MOC is there, what is MOC? Management override of controls. Management override of, आपको नहीं लगता मेरी जो पोजीशन है इस कंपनी में वो जबरदस्त है, ताकि मैं अपने सारे कंट्रोल्स ओवरराइड करूंगा? मैं प्रभु को जो बोलूंगा प्रभु सुनेगा कि नहीं करेगा? बात खत्म। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ये हो सकता है एमओसी वाला सिनारियो। ये सारे दिस आर कॉल्ड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। वापस बोल रहा हूं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। आपका अगला आंसर ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना है, जिसमें कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना है, फिर बाद में कंट्रोल्स क्यों चाहिए, व्हाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर वेरी, मतलब वी रिक्वायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड अल्टीमेटली व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। आल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल मे फेल। ओके, दैट इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट योर 3 का कॉम्बिनेशन का आंसर तेरे को दिया हुआ है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ नीचे का कंटेंट सीधा सीधा रीड करने का, वो कंटेंट याद रखने का। पैराग्राफ वैसे भी रीड करेगा, आधा नींद में निकल जाएगा। ऐसे बहुत जगह पैराग्राफ है, ऐसे जैसे पैराग्राफ चालू करोगे ना 15 मिनट मतलब वही पैराग्राफ को उधर के उधर ही रहोगे। 5 मिनट के बाद ऐसा सोचोगे किधर हूं मैं, फिर देखोगे इधर ही हो, मां कसम, फिर वापस पढ़ोगे पैराग्राफ, फिर वापस पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद तेरे को समझेगा नहीं क्या चालू हुआ था, मैंने क्या पढ़ा। ओके, याद ही नहीं रहेगा। तो पैराग्राफ से ज्यादा ओके, मेक इट श्योर यू आर मेकिंग क्लियर विद द कंटेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स आप पिकअप करते हो, पैराग्राफ जेनरिक चला जाएगा तुम्हारा, ये क्लियर है। तू पढ़ेगा भी ना तो भी तेरा जेनरिक ही जाने वाला है। बी प्रैक्टिकल विद द कंटेंट। ओके, तो ये वाला सिनारियो ध्यान रखना। इन दिस क्वेश्चन 4th C, यू कैन जस्ट चेक इट आउट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। वो पहला पैराग्राफ है, पैराग्राफ उड़ा देना, पढ़ना है पढ़ लेना, तेरी मर्जी, तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। देख सिनारियो ऑन द पेज 238 का पहला पॉइंट सारा पैराग्राफ के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। ओके, वो पैराग्राफ के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एक्यूरेटनेस, कंप्लीटनेस, पॉलिसी प्रोसीजर है, रिलायबिलिटी है, कंप्लायंस वाला है। ओके, ये सारा सिनारियो दिया हुआ है। उसके बाद तेरे को लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल समझाया हुआ है, जो तेरा पेज 239 पे गया हुआ है। ओके, और उसमें ये पॉइंट देख सकते हैं। पहला सिनारियो देखो, 5 पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, उसमें से वर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो। सबसे पहला प्रवणता नहीं है, वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, याद रखना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नेचर है, जिसके अंदर ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, ह्यूमन एरर के चांसेस की वजह से। तीसरा पॉइंट कोल्यूजन, याद आया? कोल्यूजन मतलब एसओडी को बाईपास करना। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट ओके, एब्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिला मालिक? एब्यूज करना मतलब क्या? एनी आइडिया? मिसयूज करना। वी आर एब्यूजिंग, वी आर मिसयूजिंग, एंड आफ्टर दैट पॉइंट वी आर फोकसिंग ऑन मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट? MOC, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। योर मैनेजमेंट इज मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। Okay, this is your content at your end to be focused on. Okay, ये वाला सिनारियो हुआ तेरा इंटरनल कंट्रोल का। इसमें तो इंटरनल कंट्रोल के इसमें अमेंडमेंट में अगर बात करेगा तो अमेंडमेंट ओनली वन कॉन्सेप्ट इज देयर, एंड दैट अमेंडमेंट इज अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, दिस इज LDR फ्रॉम माय व्यू। अगर आप मेरा कंटेंट बोलोगे, मेरे हिसाब से LDR का कंटेंट देखोगा, मैं जितने देखा हो कंटेंट, जो अमेंडमेंट है, ये एक अमेंडमेंट जबरदस्त है। एक अमेंडमेंट का कारण है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये माइंडसेट होता है IPCC का, और IPCC की वजह से, माइंडसेट की वजह से आंसर उधर निकल जाता है। तो जस्ट मेक इट श्योर, ये एक आप ध्यान रख के पढ़ लेते हो, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। हाँ, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, ये तेरा इंटरनल कंट्रोल वाले सिस्टम के ऊपर डिस्कशन हुआ, जिसके अंदर तेरे को RAP और रिस्पॉन्स करते वक्त क्या करना है वो देखा है, इंटरनल कंट्रोल डालते वक्त क्या करना है देखा है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या करना है देखा। ओके, आफ्टर दैट वन मोर CIS ऑडिट के बारे में डिस्कशन किया है। 2.5 पेज का आंसर है, 2.5 से 3 पेज जाएंगे तेरे। ओके, आधी जिंदगी चली जाएगी, फिर भी तेरे को पूरा आंसर समझने के बाद तेरे को समझेगा नहीं क्या चल रहा है। 2.5 भी नहीं है वो, ज्यादा ही है ना। कितना पेज है वो? 2 पेज, 2 प्लस पेज है वो, है ना। 2 पेज का पूरा आंसर, वो पूरा आंसर है। 2 सवा 2 पेज तेरे आंसर में चला जाता है। उसके बाद भी समझ में नहीं आता आंसर क्या चल रहा। आंसर सुन ले, हाईलाइट कर ले, वर्ड मार्क कर ले, वो पढ़ ले, बात खत्म। ओके, सबसे पहला पॉइंट मेरे को बताओ आज के डेट में, विल यू प्रीफर मैनुअल एनवायरनमेंट और विल यू प्रीफर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? Undoubtedly, reasons are many. Okay, we are not discussing the effects of computer right now, but reasons are many. Okay, to be very precise, सबसे पहला primary reason, if you focus on time saving and cost saving. Okay, now do you think there are maybe organization which will be doing on manual system, they may shift on automated system? Okay, now think logically, if they shift on automated system and they don't take a printouts on daily basis, why? Because saving environment.
ओके, नाउ बिकॉज ऑफ सेविंग एनवायरमेंट देयर इज नो ऑडिट ट्रेल आल्सो, कि ऑडिटर आगे चेक क्या करेगा, सारा का सारा सिस्टम है. नाउ हेल्प मी आउट, डोंट यू थिंक इन दिस सिनेरियो ऑडिटर नीड टू रिलाई ओनली ऑन सॉफ्टवेयर? Because if there is no printout, auditor will rely only on software. He just need to check about the detail about the software. He should check the internal control with software. First thing, he should check whether the software is modified unauthorizedly. Unauthorized modification नहीं होना चाहिए. शायद जो इसका जानता है वो ऐसा कुछ जानता होगा. Change control वाला सिनारियो. जो भी चेंज होने चाहिए कैसे चेंज होने चाहिए, ऑथराइज या अनऑथराइज? ऑथराइज. तो ये सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट है. तीसरा सिनारियो, डेटा उड़ सकता है. डेटा उड़ गया तो क्या होना चाहिए? बैकअप. चौथा, अगर बैकअप डेटा उड़ भी गया, बैकअप भी है, लेकिन रिकवरी प्रोसीजर भी होना चाहिए. You should have proper recovery procedure. Okay, if anybody who is entering data, should he review the data or the other person should review the data? There should be access control. ऑडिटर जो है, ऑडिटर को सॉफ्टवेयर का राइट्स तुम दोगे नहीं, क्योंकि तुम बोलोगे ऑडिटर सॉफ्टवेयर का करेगा, तुम मॉडिफाई करेगा, तो ऑडिटर को खाली रिव्यू राइट्स दो ना. रिव्यू राइट्स, दिस आर द कंसिडरेशन ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाइल डूइंग द CIS का ऑडिट. तो CIS के ऑडिट में याद रखना, सॉफ्टवेयर, अगर तेरे को सॉफ्टवेयर का ऑडिट पूछा, ये खाली आंसर ऐसा नहीं है चैप्टर मेरे, लेकिन चैप्टर में बहुत सारे, लेकिन जो क्राइटेरिया मैं समझा रहा हूं वो समझ लो. अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आया, जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, कि भाई पहले मैनुअल एनवायरनमेंट था, मैनुअल से ये लोग सॉफ्टवेयर में गए, सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटेड हुआ, अब ये प्रिंट भी बंद कर दिए. प्रिंट पहले करते तो प्रिंट में मैनुअल में चेक कर सकता था, प्रिंट भी बंद कर दिए. अब प्रिंट बंद करने के बाद नाउ दे आर रिलाइंग ओनली ऑन सॉफ्टवेयर. अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ तो सॉफ्टवेयर में ही देखते हैं, कुछ भी अपडेट करना रहा सॉफ्टवेयर में ही देखते हैं, यानी दे आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन सॉफ्टवेयर. एज ए ऑडिटर हाउ यू विल असेस देयर इज अ रिस्क. नाउ डोंट यू थिंक देयर इज अ रिस्क? ये रिस्क को असेस करना है और इसके लिए ऑडिट कैसे करना है, ये तेरा क्वेश्चन आ जाता. तो इसके लिए तेरे खाली कंट्रोल्स की लिस्ट, तेरे को क्या करना है, जो मैंने स्टेटमेंट बताई, ये स्टेटमेंट पे ध्यान रख ले, फोकस कर एंड मेक इट श्योर ये स्टेटमेंट तेरे को अच्छा रहे. बाकी पंचायती पे वापस मैं बोल रहा हूं, पंचायती में जाएगा खत्म हो जाएगा. ओके, पंचायती मतलब स्टार्टिंग में तेरे को बता रहा हूं पंचायती क्या लिखी हुई है. अगर तू पढ़ेगा भी ना तो पढ़ते पढ़ते ऐसा है कि भाई मैनुअल एनवायरनमेंट में अपने पास सब एविडेंस रहते थे. ओके, सिस्टम जैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम में गए, आपके पास एविडेंस निकल गए. शायद आपको मालूम है इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन एविडेंस कलेक्शन, इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन एविडेंस इवैल्यूएशन. नहीं है, मिल नहीं रहा है. सेम आंसर है, CIS में सेम आंसर है अपना. ओके, जो पॉइंट है, ये सब मिल नहीं रहे, तो ऑडिट कैसे करोगे आप? और ऑडिट ही नहीं करोगे तो फिर ऑडिट काम नहीं होगा. इसीलिए यू नीड टू रिलाई एंटायरली ऑन प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम का ऑडिट तेरे को करना होगा, एंड दैट इज व्हाट क्राइटेरिया. तो एक बार वो क्वेश्चन अपडेट कर लो, क्वेश्चन अपडेट करके मैं आंसर देख लो. ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज 226, ऑडिट ऑफ CIS एनवायरनमेंट. Z लिमिटेड, क्यों नाम लिखा इतना पता नहीं. Used to spend huge resources and time to maintain large data of accounts management. Not only maintenance of data, but the transfer of file from one department to another took months. Most of the time, accounts department of the company could not coordinate between data transferred from one department to another. Due to this complexity of data maintenance in the form of files, the management opted switching to customized accounting software package. तो ये क्या गया? Accounting software package. Now in the said package, all transactions are recorded, processed, and the final accounts generated from system. The management tells you that in the view of voluminous nature of the day books and the motto of save nature, there is no need to take printouts, and that audit can be conducted on the computer itself. The management further assures you that any query-based reports as required can be generated and printed. Query-based reports मतलब क्या? Exception reporting. Any exception कुछ आया, अलग से कुछ आया तो वो report निकाल देगा. As a statutory auditor of the company, enumerate the procedures you would adopt to conduct an audit in such environment. समझ में आया? As a auditor क्या करेगा? Okay, as auditor क्या करेगा? तू क्या चेक करेगा अभी? अब मेरे को बता, तू प्रिंट आउट चेक कर सकता है क्या? नहीं, तो तेरे को क्या चेक करना होगा? सॉफ्टवेयर. अभी सॉफ्टवेयर में क्या चेक करेगा? सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कंट्रोल्स है क्या? तो सबसे पहला दिमाग में याद रख, कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंदर है क्या? सेकंड, वो सॉफ्टवेयर को आगे तेरे को एक्सेस देना पड़ेगा ना. वो एक्सेस अलग से यूजर आईडी क्रिएट करना चाहिए. वो यूजर आईडी कौन से होने चाहिए? व्यू राइट्स वाले होने चाहिए. ओके, तीसरा पॉइंट, जो सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहा है और जो सॉफ्टवेयर में रिव्यू कर रहा है, दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? अलग अलग. चौथा पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर में डेटा होता है, डेटा उड़ गया तो क्या करोगे? बैकअप. ओके, अगर उड़ गया तो उसके बाद भी रिकवरी करने का मैकेनिज्म होना चाहिए. ये सॉफ्टवेयर में चेंजेस अनऑथराइज्ड होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए? ऑथराइज. ये सारी लिस्ट आपको दी हुई है, वो लिस्ट तू याद रख ले बस. जो मैंने समझाया वही आंसर है, बस उसको पॉइंट में, लिस्ट पॉइंट में हाईलाइट कर. कम टू द पेज नंबर 240. 240. द ऑडिटर, देखो तो पहले तीन लाइन छोड़ दो, उसके बाद देखो. द ऑडिटर इन सच सर्कमस्टेंसेस विल हैव टू फर्स्ट इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स. फॉर द सेम ही हैज टू डू द फॉलोइंग. मिला मालिक? ओके, उसके अंदर पहला पॉइंट देख, इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. पहले उसको हाईलाइट कर ले. सेकंड पॉइंट, व्हाट लेवल देयर इज अ अथॉरिटी गिवन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. ऑलरेडी एंटर. मालिक समझा क्या? दिस इज नथिंग बट मेकर एंड चेकर ना.
ओके, मॉडिफिकेशन करने के लिए। तीसरा, प्रोविजन इन सॉफ्टवेयर फॉर कैरिंग ऑनलाइन ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आप देखो तीसरा लाइन देखो उसके अंदर, तीसरे पॉइंट में तीसरा लाइन देखो क्या रहेगा, सेपरेट पासवर्ड शुड बी गिवन टू ऑडिटर। अरे मिला क्या रे, ओके, सेपरेट पासवर्ड शुड बी गिवन टू ऑडिटर। उसके बाद तीसरा पॉइंट होने के बाद चौथा पॉइंट, प्रॉपर प्रोसीजर्स, किसके लिए, बैकअप। उसके बाद देख लिए, एनी लॉस ऑफ डेटा देयर शुड बी व्हाट। पांचवा पॉइंट, डिफाइंड रिकवरी प्रोसीजर। मिला मालिक, ओके। एंड लास्ट, ऑडिटर में इंट्रोड्यूस सम डमी डेटा इनटू द सिस्टम एंड सी द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। ओके, ITF, दिस इज नथिंग बट ITF, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। डमी डेटा क्रिएट करेगा और चेक करेगा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। एवरीबॉडी क्लियर? दिस इज व्हाट ऑडिटर नीड टू चेक इट आउट। उसके बाद वापस पंचायत दी है कि ऑडिटर इवैल्यूएशन करेगा, वेरीफाई करेगा। और लास्ट पॉइंट, इसको मतलब लास्ट पॉइंट में 2 पॉइंट दिए, ये 2 पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ओके, पेज नंबर 241 पे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अभी आप मैन्युअली एंट्री तो आप मैन्युअली करोगे ना, आप तो एंट्री तो ह्यूमन ही करने वाला है। तो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो बराबर हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू, कैपिटल, ओके, वो क्लासिफिकेशन का चेक करना है। तो पेज नंबर 241 पे फर्स्ट पॉइंट, टू चेक वेदर प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज डन। एंड सेकंड पॉइंट, to check whether all freight outward bills are accounted for, report containing in month wise और correlation between good dispatch and freight amount paid। यानी एक्चुअली जितना गुड डिस्पैच हुआ है उसके सामने जो अमाउंट आया है वो एक्जैक्टली है कि नहीं है, बात खत्म। दिस इज व्हाट योर 2 थिंग्स यू कैन वेरीफाई। ये तेरा आंसर ओवरऑल लिखने वाला पॉइंट है, इससे ज्यादा तेरे पास कंटेंट लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद लिखेगा तो सारी पंचायती है, फिर खाली ऐसा कुछ आग बंद करके लिखना चालू करना है तो लिख सकता है, वैसा सिनारियो है। जस्ट मेक इट श्योर ये है। दिस इज व्हाट योर सिनारियो विद ऑडिट ऑफ CIS एनवायरनमेंट। आगे की कहानी तो विदाउट अमेंडमेंट है, सारी की सारी चीजें सेम है। ओके, बट बिफोर दैट CIS एनवायरनमेंट का समझा, मैं वापस समझा दूं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ऑडिट करना है तो मुझे क्या करना है, दिमाग लगा कुछ भी नहीं करेगा। पेपर है क्या तेरे पास देखने के लिए, सॉफ्टवेयर ही चेक करेगा, बस सॉफ्टवेयर देख और उसके कंट्रोल्स देख, बात खत्म। तो सॉफ्टवेयर के कंट्रोल्स जो भी है, और यूजुअली दिस इज आंसर इज मोर रिलेवेंट विद इसका का मतलब जो आंसर है रिलेवेंट वाला पॉइंट है, इसका का जो चैप्टर 6 दिखता है और इधर का ये चैप्टर वाला है ऑडिट ऑफ CIS, दे आर बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। तो कंटेंट वाइज ये सेम रहेगा। कंपनी ऑडिट मेरे ख्याल से सब लोग का ऑलरेडी हो चुका होगा, तो कंपनी ऑडिट आपको याद भी रहेगा, कुछ देख ले तो। ओके, क्वेश्चन 6 वाला कंपनी ऑडिट ही है, आंसर थोड़ी सी है। LN लिमिटेड, वेल रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हैज मेड ए कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 16 टू ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर रनिंग ए स्कूल। पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम है ना, कितना दे सकते हैं वो, 7.5%। ओके, आउट ऑफ, मतलब वो कैलकुलेशन कैसे होगा, 7.5% एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट केस में। अगर आपने लॉस हुआ रहेगा तो नहीं दे सकता, बात खत्म है। आपका लास्ट 3 साल का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट्स, वही डिस्कशन पॉइंट है और वही लास्ट में लाइन भी दिया हुआ है। ओके, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है, इट इज एडमिटेड दैट बेनिफिट ऑफ द स्कूल इज मोस्टली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रॉफिट्स इन लास्ट 4 years। तो देयर कैन नॉट बी एन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो इसलिए ये वायलेशन है या नॉट वायलेशन है, वायलेशन। तो एज ए ऑडिटर विल यू क्वालिफाई द रिपोर्ट, वो बाजू में लिख के रख लो, क्वालिफाई द रिपोर्ट, मतलब यह आंसर रिफर करोगे उधर ही देख लेना, क्वालिफाई द रिपोर्ट, बात खत्म। ओके, ये क्वालिफिकेशन चला जाएगा। दिस इज वायलेशंस। सेकंड वाला एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट ही है। ओके, तू ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स नीड टू बी टेकन केयर। मिस्टर XXX, a practicing CA, has been offered for appointment as auditor of Z Limited, a leading company. Later on, Mr. YYY, step brother of Mr. XXXX, purchased security of the company having face value of 89,000. Comment whether he can accept the appointment. कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने तक कर सकता है, 1 लाख। ओके, इस स्टेप ब्रदर ए पार्ट ऑफ रिलेटिव, यस, स्टेप ब्रदर भी रिलेटिव में आ जाता, बस है, 1 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन ही एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके टू एक्सेप्ट है ये, इसमें कहीं पर भी इश्यू नहीं आता है। और ये अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ही है। सी वाला पॉइंट, KM प्राइवेट लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ सिल्क शर्ट्स। कौन से पेज पे सब लोग, 227। KM Private Limited engaged in the manufacturing business of silk shirts is newly incorporated company dated on 1 September 2016. On 28 September 2016, member of KM Limited themselves appointed CA Raj, a renowned practitioner, as a first auditor of the company. Opposing the board is not authorized to appoint the auditor. You are required to comment. First auditor कौन अपॉइंट करता, बोर्ड या मेंबर? 100% बोर्ड ही करता। कितने दिन के अंदर, 30 days। अगर वो 30 days में नहीं हुआ,
फिर मेंबर जाएगा और आगे उनका पीरियड है, ओके 60 दिन के अंदर करेगा। लेकिन वो यहां पर 30 दिन के अंदर कौन कर सकता है? बोर्ड। तो इधर जो राज का अपॉइंटमेंट है, इट इज इन ऑर्डर और नॉट इन ऑर्डर? नॉट इन ऑर्डर, बात खत्म। क्योंकि 30 दिन नहीं हुए ना, 30 दिन होने के बाद अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं करती तो यहां पर है। यहां पर तो कितने दिन हुए थे? 28 डेज, बात खत्म। तो दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट इन ऑर्डर, गया भाई। नेक्स्ट सिनारियो,